तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीनियस मेज। कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है सेक्टर 50 का सीन, जहाँ टूटे घर होते हैं और दिखाया जाता है कुछ बच्चे जो कि इधर से उधर भाग रहे होते हैं, जिनमें से कुछ वहाँ बैठे कबाड़ा बीन रहे होते हैं। और दिखाया जाता है दो बच्चों को जो कबाड़ा बीन रहे होते हैं और उनमें से एक दिखता है और कहता है कि देखो वहाँ गोलम आ गया, कि हाँ ये सच में गोलम है। तभी दिखाए जाते हैं दो बच्चे, जिनमें से एक बच्चा उस गोलम के पास पहुंच के कह रहा होता है कि हे गोलम, क्या मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम मुझे जल्दी से खाना दो। और हमें बताया जाता है कि सेक्टर 50 में एक गोलम रहता है और दिखाया जाता है उस बच्चे को जिसके हाथ में एक टॉर्च होती है। और हमें बताया जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये गोलम कहाँ से आया है और इसका ओनर कौन है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये कबाड़े के बदले में खाना देता है। और तभी दिखाया जाता है उस गोलम को जिसकी आंखों में से रोशनी निकलती है और वो उस सामान को नहीं लेके जाता। तो वो बच्चा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये सच में एक फ्लैश लाइट है, तुमने इसे कल लिया था। और हमें बताया जाता है कि जैसा कि तुमने देख लिया होगा कि ये हमेशा ही खाना नहीं देता। और वो बच्चा चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि डैम इट, ये क्यों नहीं दे रहा है। और जबकि उसके पीछे दिखाया जाता है एक और बच्चा जो कि वहाँ बैठा होता है और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। लड़के के पीछे वाला लड़का उससे कह रहा होता है कि रुक जाओ, अगर तुम ज़्यादा इससे ऐसा करते रहे तो वो तुम पे अटैक कर देगा। कि पता है कि कैसे इस स्ट्रीट ये गोलम ने कई लोग मारे थे। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को जो उनकी बातों को सुन के वहाँ बिना मोशन के बैठा हुआ होता है। और तभी वो वहाँ से कूदता है और वो उस गोलम के सामने आ जाता है और अपने पीठ पर रखे हुए बैग को उतारते हुए कह रहा होता है कि ये लो। और तभी दिखाया जाता है कि गोलम की आंखों में से दोबारा से रोशनी निकलती है और वो उस बैग को ले लेता है और उसको अपने सामने खिलाते हुए दिख रहा होता है। जबकि वो दोनों बच्चे भी मेन कैरेक्टर को देखते हैं और उनमें से एक कहता है कि ये दोबारा से आ गया। जबकि वो बच्चा जो चिल्ला रहा होता है वो कह रहा होता है कि ये इतना सारा लेके आया है। तभी गोलम भी अपने हाथों में से कुछ खाना उसको दे देता है। जबकि वो बच्चा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, कोई सेंस बनाता है कि ये इसको इतना ज़्यादा खाना दे रहा है। जबकि दूसरा बच्चा कह रहा होता है कि हाँ, इससे लगभग हम 3 दिन तक आराम से काम चला सकते हैं और कैसा रहेगा अगर हम इस पैसे ये छीन लें तो दूसरा कहता है क्या तुम पागल हो, ये वही है जो घोस्ट है 17 स्ट्रीट का। और हमें सीन कट के दिखाया जाता है सेक्टर 50 के 17 स्ट्रीट में, जहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस खाने को ले जाते हुए कहीं जा रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कुछ और लोगों को जो उसका पीछे कर रहे होते हैं। जबकि मेन कैरेक्टर उन लोगों को सेंस कर लेता है और कह रहा होता है कि यहाँ 7 लोग हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। और वो आवाज़ लगा के कहता है कि अब तुम मुझे दिखा सकते हो कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हो और तुम कितनी देर मुझे फॉलो करने वाले हो। तो दिखाया जाता है उन 7 लोगों को, जिनमें से एक उनका हेड जो कि मोटा सा लड़का होता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा अच्छा सेंस है रे, हम तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे थे फिर भी तुमको हमारे बारे में पता चल गया। और हमें मालूम पड़ता है कि मेन कैरेक्टर का नाम रे है। और तभी दिखाया जाता है उस मोटी लड़की को जिसके हाथ में नकल्स होते हैं। तो रे पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है कि डॉन, कि मुझे पता है मैंने तुमको एक लास्ट वार्निंग दी थी, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम दोबारा से अपने आप को दिखाओगे तो मैं सच में तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो वह मोटा लड़का हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हें ये लगता है कि पिछली बार की तरह मैं तुम्हें इसी तरीके से जाने दूंगा। जल्दी से उस बैग को नीचे रख दो और तुम यहाँ से अच्छी तरीके से वापस जा सकते हो। तो ये कहता है कि झूठे। तभी वो बच्चा शौक हो जाता है। तो ये कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम मुझे इस तरीके से नहीं जाने दोगे। और हमें राइटर बताता है कि यहाँ पे बच्चों के बीच में कहा जाता है कि एक 7 स्ट्रीट में एक घोस्ट रहता है, एक वाइट घोस्ट जो बिल्कुल किसी आवाज़ के चलता है, ना उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन होते हैं और तुम उसकी आंखों में मत देखना। और तभी दिखाया जाता है उस मोटे लड़के को जो गुस्सा करते हुए अपना फिस्ट लेके आया था, कह रहा होता है कि तुम एरोगेंट ब्रेड, कि अब मैं ध्यान रखूंगा कि तुम अगली बार से ऐसा कुछ न कह पाओ। और जैसे ही वो रे पे अटैक करता है तो रे उस अटैक को डॉज कर लेता है। और दिखाया जाता है रे अपना पैर अचानक से घुमा के उस पे एक फिस्ट से अटैक करता है, जिसकी वजह से उस मोटे लड़के की हालत खराब हो जाती है। और जबकि उसके पीछे के साथी कह रहे होते हैं कि रॉन। और दिखाया जाता है उसके साथियों को, जिनमें से एक लड़का कहता है बास्टर्ड और जबकि दूसरा कहता है जल्दी से उसे पकड़ो और उसे मार दो। और दिखाया जाता है सभी लड़कों को जो कि रे को मारने के लिए आ जाते हैं। और दिखाया जाता है एक पैरा लड़का जो कि एक बेसबॉल बैट के साथ उसको मारने के लिए आता है, कह रहा होता है कि तुम मरो। और दिखाया जाता है रे जो उसको डॉच कर लेता है और उस पे अपनी कोनी से उसके मुंह पे मारता है। और दिखाया जाता है और भी लड़कों को जो इस चीज़ को देख के डर जाते हैं और शौक भी होते हैं। जबकि एक उनमें से लड़का कहता है कि पीटर क्या तुम ठीक हो। और तभी दिखाया जाता है रे को जो कि एक और लड़की के पास पहुंच के उसको अपने घुटने से उसके मुंह पे मारता है। और दिखाया जाता है वहाँ खून के छींटे को। और दिखाया जाता है वहाँ से ऐसी आवाज़ आने लग जाती हैं। और दिखाया जाता है कि रे ने वहाँ सभी लड़कों को अच्छी तरीके से
पीट दिया होता है और वो एकदम एक्शन में कह रहा होता है, अगर तुम ज़्यादा पीपल लेके आ जाओगे तो इससे कुछ चेंज ही नहीं हो जाएगा। और जब ये दिखाया जाता है डॉन को, जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम मॉन्स्टर कि मेरे पास मत आओ। जब ये दिखाया जाता है जो उसी के पास जा रहा होता है और वो डरते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरे पास मत आओ, जल्दी से वहीं रुक जाओ। जब ये ड्रे अपनी हुडी पहनते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था डॉन, अगर तुमने ये दोबारा से करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर भी तुम यहाँ पे आए। और दिखाया जाता है रॉन जिसने अपने पीछे एक चाकू को छिपा रखा होता है और वो कहता है तुम बास्टर्ड। और वो उस चाकू को आगे ले आता है और रे की तरफ करते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरे पास मत आओ मॉन्स्टर। और दिखाया जाता है कि उसका हाथ बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हाल रहे होते हैं, जबकि रे सोच रहा होता है कि एक मॉन्स्टर, कि हाँ तुमने सही कहा कि जब मैं 10 साल का था जब ही मैंने पहचान लिया था कि मैं और लोगों से अलग हूँ। और दिखाया जाता है कि रे के पैरों पर चोट लगी होती है, जबकि उसी के साथ के बच्चे कह रहे होते हैं क्या तुम्हारे पैर में दर्द नहीं हो रहा है तो तुम रो क्यों नहीं रही हो। जबकि रे सोचता है क्या मेरे लगी है इसलिए मैं रोऊं। और जबकि एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्चा कह रहा होता है कि केल जो है उन 7 स्ट्रीट के किड के द्वारा पीटा गया है, कि रे तुम गुस्सा क्यों नहीं हो। जबकि रे फिर भी सोच रहा होता है कि मैं इसलिए एंग्री क्यों हूँ जबकि कोई और पीटा गया है। और जबकि एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनके साथ का एक और साथी मर गया होता है, जहाँ पे दो बच्चे उसकी ग्रेव पर रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, जिनमें से एक कह रहा होता है कि बेलो मर गया, अब हम क्या करेंगे। और जबकि वो देर से कहते हैं कि यहाँ तक कि तुम्हारे में अभी भी एक भी आंसू नहीं है, तुम्हारे साथ सच में कुछ गलत है, तुम सच में डरावने हो। और वो दोनों बच्चे वहां से जाते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी से चलो। और हमें रे बताता है कि मैंने जब रियलाइज कर लिया था कि मैं और लोगों की तरह इमोशन को फील नहीं कर पाता हूँ। क्या मेरे साथ कुछ गलत है? मैं भी दूसरों की तरह ही जीना चाहता हूँ, मगर फिर भी ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है। और यहाँ तक कि अब 6 साल बीत गए मगर फिर भी मैं एक भी इमोशन को फील नहीं कर पाता। मगर मुझे पता है कि दूसरे लोग इमोशन को किस तरीके से फील करते हैं। तो वे रॉन से कहता है कि तुम्हारे पास एक ब्लेड है तो क्या हुआ, ये कोई रूल नहीं बना देता है कि तुम इसे अपने पास शुरू से लेके आए थे कि तुम मुझे पीछे से आके स्टेप कर दोगे। जबकि रॉन कह रहा होता है कि मैंने तो बस ये गार्बेज से उठाया था। जबकि दिखाया जाता है कि वे उसे देखता है तो उसके चेस्ट पे एक ब्लैक कलर दिखाया जाता है। तो वे सोचता है कि ये झूठ बोल रहा है, कि मैं लोगों की चेस्ट पे देख के बता सकता हूँ कि वो कैसा इमोशन शो कर रहे हैं उनके कलर को देख के। मैं इस वर्ल्ड को इस तरीके से देख सकता हूँ जैसे कोई और नहीं देखता, कि हर एक पीपल के पास एक कलर शो होता है जब भी कोई इमोशन फील करते हैं उनकी छाती में। जैसे ही वो किसी अलग तरह का इमोशन शो करते हैं तो उनका जो माना होता है चेस्ट में वो अलग तरीके का दिखता है। जैसे कि अगर कोई एंग्री, हेट और लव कर रहा हो तो उसका जो माना होगा वो रेड कलर में दिखेगा। और यदि कोई काइंड व्यवहार कर रहा होगा तो उसका माना ब्लू कलर में दिखेगा। और जब भी कोई जॉय और एक्साइटमेंट से भरा होगा तो उसका जो माना होगा वो येलो कलर में दिखेगा। और इसी तरीके से यहाँ बहुत सारे अलग अलग कलर हैं जिससे मैं इस वर्ल्ड को अलग ही कलरों में देख सकता हूँ। और दिखाया जाता है रॉन को जिसके हाथ कप कपा रहे होते हैं और वो रे से कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं सच में इसे तुम्हारे अंदर कर दूंगा। जबकि रे सोच रहा होता है एक ब्लैक माना, इसका मतलब ये मुझसे डर रहा है। और दिखाया जाता है रे जो कि बिल्कुल नहीं रुक रहा होता और उसी के पास जाता है। और जबकि दिखाया जाता है रॉन को जो कि एक दीवार से जाके पीछे टकरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। जबकि रे अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कितनी बार मना किया कि तुम जैसा एक झूठा सच में एक पनिशमेंट को डिजर्व करता है। और सीन कट के दिखाया जाता है रे को जो कहीं जा रहा होता है और दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। और दिखाया जाता है रे को जो कि कहीं पहुंच जाता है और पर्दा हटाते हुए जैसे ही अंदर को आता है तो कोई कहता है रे, तो रे कहता है पेल। और दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि एक बच्चे को पकड़े हुए होता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पे सही टाइम पे आई हो। और हमें बताया जाता है कि ये जो लड़का है यहाँ पे ये इन का लीडर है जिसका नाम है पेल। और तभी दिखाया जाता है जब भी दिखाया जाता है 3 छोटे छोटे बच्चों को जो कि रे से आके लटक जाते हैं और वो हल्ला मचाते हुए खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि बड़े भाई रे। तभी पेल कहता है कि बच्चों कि रे से इस तरीके से मत लटको, तुम बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हो इतने सारे। और तभी सीन कट के दिखाया जाता है कि वो सभी एक सर्कल में बैठ के बात कर रहे होते हैं जहाँ पे पेल कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब हम आज की अपनी अर्निंग को देखते हैं। और तभी दिखाया जाता है सब लोग अपना अपना सामान निकाल के बाहर रख देते हैं और दिखाया जाता है कि जो अर्निंग होती है उनकी वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और इसी देख के सब लोग बुरा फील कर रहे होते हैं जबकि पेल सोच रहा होता है कि अब हम इन्हें 7 लोगों में किस तरीके से बांट सकते हैं। जबकि दिखाया जाता है देखो जो कि उनसे थोड़ी दूर बैठा हुआ होता है और वो उनके पास जाके कहता है ये लो। जबकि दिखाया जाता है उसके बैग में बहुत सारा खाना होता है और इस चीज़ को देख के जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुश हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम सच में अमेजिंग हो बड़े भाई रे।
जबकि इसी तरीके से वो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जिनमें से एक कहता है, क्या ये तुम सारी चीज़ें गोलम से लेकर आए हो? जबकि दूसरा कहता है कि मैंने उसको जितनी भी चीज़ दी थी उसने वो कुछ नहीं ली, मगर तुमसे ले ली वो, कि तुम सच में अमेजिंग हो बड़े भाई। जबकि रे सोच रहा होता है कि ऐसा इसलिए कि जो गोलम होता है वो उन्हीं चीज़ों को लेता है जिनके अंदर थोड़ा बहुत माना होता है, और तुम उस गोलम से कुछ भी चीज़ नहीं ले पाए। इसकी वजह यही है कि तुम माना को नहीं देख सकते और उसको कोई माना वाली चीज़ नहीं दे सकते। तभी दिखाया जाता है पेल को, जो कहता है चलो ठीक है, अब हम अपने खाने को बांटते हैं, और रे का थैंक यू, जिस वजह से आज हम अच्छी तरीके से खाना खा पाएंगे। और तभी दिखाया जाता है कि वो सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, जबकि पेल उनको खाना देते हुए कह रहा होता है कि सबसे पहले हम सबसे छोटे बच्चे से स्टार्ट करेंगे, कि जोस्पियन ये लो। तो बच्चा कहता है कि थैंक यू बिग ब्रदर। और जबकि दिखाया जाता है देखो, जो कि वहाँ से बाहर जा रहा होता है, और वो बाहर जाके उस बारिश को देखते हुए सोच रहा होता है कि हमारे पास अभी भी पूरे लोगों के लिए खाना नहीं है, कि मुझको अभी भी वेयर हाउस में जाना पड़ेगा, कि मेरे पास ये ड्यूटी है इन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ओन करता हूँ। वो हमें बताता है 1 साल पहले का सीन, जहाँ पे जो देव होता है ठंड में बाहर ही गिर जाता है, जहाँ पे वो उस बर्फ में दबने लग जाता है, और तभी ये सारे लोग उसको बचाने आ जाते हैं। जब ये सारे बच्चे रे को देख लेते हैं और वो उसको बचा लेते हैं, जबकि रे सोच रहा होता है कि मुझे लगा था मैं उस दिन मर ही जाऊंगा, और ये मेरा तरीका है जिससे मैं इन लोगों के सारे डेप्थ को क्लियर कर दूंगा। और तभी कोई आके उसको आवाज़ देता है रे, और रे उसको देखता है और दिखाया जाता है कि वो पेल होता है। तो पेल रे से कहता है कि तुम्हें अपना शेयर ले लेना चाहिए। तो रे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। और जब ये दिखाया जाता है कि उसके पेट में से आवाज़ आ रही होती है, तो पेल हंसते हुए कह रहा होता है, मगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो पेट है वो इस बात से मना कर रहा है, चलो ठीक है, हम दोनों एक साथ शेयर कर लेते हैं। और तभी और दिखाया जाता है कि वो कुछ चीज़ तोड़ के रे को दे देता है, और कह रहा होता है कि रे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो ब्लैक रेनिंग हो रही है अभी बाहर में, कि ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मैजिक है वो मेजर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है, और मुझे लगता है कि जो गोलम है वो भी उन मेजर्स के द्वारा भेजा गया है। तो रे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह की मशीन हो। तो पेल कहता है नहीं, कि मुझे पक्का पता है कि वो मैं से ही मूव होता है। तो वे मन में कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। जब भी गोलम जो मूव करता है तो वो अपनी सराउंडिंग से माना को खींचता है अपने कोर की तरफ, और फिर उसकी मदद से वो मूव करता है और एक ब्लैक गैस को छोड़ता है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से वो ब्लैक रेन होती है, कि ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन है। मगर अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, और वो वहाँ से उठ के जाने लग जाता है। तो तभी पील कहता है कि वे, तो वे कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो फिर कहता है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा डेंजर है, कि यहाँ तक कि यहाँ बाढ़ भी आ सकती है। तभी दिखाया जाता है देखो, जो कि वहाँ से भागते हुए जाता है, और जबकि पेल उसे रोकने की आवाज़ दे रहा होता है, तो पेल अपने माथे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ये वही कहता है जो इसके मन में आता है। और सीन कट के दिखाया जाता है रे का, जो कि भागते हुए कहीं जा रहा होता है, और हमें बताता है कि जब भी रेन होती है तो सब लोग अंदर दबक जाते हैं, और सभी लोग ये सोचते हैं अगर एक भी ड्रॉप ब्लैक रेन की उनके ऊपर गिरेगी तो वो बीमार हो जाएंगे। मगर फिर भी मैं यहाँ बाहर आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक शील्ड है, जिसकी वजह से ये मेरे लिए आसान हो जाता है कि मैं बाहर आराम से बाहर जा सकता हूँ। और हमें सीन दिखाया जाता है कि एक 18 स्ट्रीट की हेक्टर के राशन वेयर हाउस में आ जाता है, और वहाँ वो कुछ लोगों को देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता ही था कि ये बारिश के टाइम पे जुआ ही खेलेंगे। और तभी वो वहाँ से अंदर घुसने लग जाता है, और वो कह रहा होता है, और इसी की वजह से यहाँ जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, मगर यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और तभी वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे सौ तरह के अलग अलग माना के रंग हैं इस हवा में, और मैं इन सारे रंगों को अपने पास लेके आऊँगा और मिक्स करके इस फॉर्मूले के साथ अपने हाथ में एक रेड फायर बना लेता है, जिससे वो आसपास आराम से देख पा रहा होता है। और वो सोच रहा होता है, मुझे फिर भी पक्का नहीं पता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, मगर मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ अच्छी तरीके से। मगर ये जो रेड माना है इसको कंट्रोल करना और सारे माना से हार्ड है। जब भी मैं इमोशन को फील करना सीख जाऊंगा तो मैं इससे ज़्यादा लार्ज फायर को बना सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है एक नाइफ को, जो कि उसी की तरफ थ्रो किया गया होता है। तभी दिखाया जाता है रे, जबकि रे उस नाइफ को आता हुआ सेंस कर लेता है और उसे वो डॉज करता है, मगर फिर भी उसके कान पे थोड़ा सा कट लग जाता है, और वो तुरंत ही वहाँ से वो उस कार्टून के पीछे दबक जाता है। और तभी कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि वो छोटा चूहा सच में यही है, वो सच में हमारा राशन लेने के लिए आया है, कि तुम सच में तेज हो, मैंने जितना सोचा था। जबकि रे सोच रहा होता है क्या वो सच में इन पिलर या फिर बॉक्सेस के पीछे पहले से ही छुपे हुए थे। और दिखाया जाता है कि वो दो लोग जिनके हाथों में चाकू होता है, और उन्होंने
अपने आंखों पर मशीन लगा रखी होती हैं, जिनमें से एक आगे वाला कह रहा होता है कि वो छोटा चूहा यहीं छुपा हुआ है, कितना ही ज़्यादा हिलेरियस है। जबकि देव उन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि ये यहाँ पे सच में 3 लोग हैं। यहाँ तक कि उनको मेरी पोजीशन के बारे में भी पता है, मुझे नहीं पता था। यहाँ तक कि उनके पास नाइट विजन गॉगल्स भी होंगे। जबकि उनमें से एक कह रहा होता है कि छुपना चाहते हो तुम, कि चलो ठीक है। और तभी वो अपनी नाइफ को लेके दोबारा से थ्रो कर देते हैं, और तभी वो तीनों अपनी नाइफ को लेके रे के आगे थ्रो कर देते हैं। जबकि रे उन सारे नाइफ से बचता हुआ जा रहा होता है, और जबकि वो तीनों इस चीज को देख के हैरान हुए। और उनमें से एक कहता है कि ये बच्चा, जो दूसरा उससे कहता है कि जल्दी से उस पर अच्छी तरीके से एम करो। और जबकि दिखाया जाता है रे को, जो कि उनमें से एक की तरफ जा रहा होता है, तो वो कह रहा होता है कि नहीं, इसके साथ कुछ तो गलत है, इस बच्चे के साथ। और तभी दिखाया जाता है देखो, जो उस आदमी पे जाके अटैक कर देता है। जबकि वो दोनों देखते हुए कह रहे होते हैं कि तुम बच्चे, तुम सच में इतने अंधेरे में कैसे देख सकते हो हमको। जबकि रे उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेंज है और सरप्राइज भी, कि मैं इनके इमोशन को देख सकता हूँ। और रे हमें बताता है जिनमें से एक और रे की तरफ एक चाकू को फेंक देता है। जबकि रे हमें बताता है कि मैं इनके फ्लो को देख के बता सकता हूँ कि इनकी जो अगली मूवमेंट है वो ये क्या करेंगे। और तभी रे उस नाइफ से बच के एक और आदमी के ऊपर अपनी लात से अटैक कर देता है, अपने पैर से अटैक करता है, जिससे वो एक और आदमी ढेर हो जाता है। तभी वो तीसरा बचा हुआ बंदा कहता है कि ये सच में इम्पॉसिबल है। तभी दिखाया जाता है देखो, जो उसको एक फिस्ट अटैक मारता है उसके पेट में, जिससे वो तीनों ही ढेर हो जाते हैं वहां पे। तभी देव वहां से जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है गेट पे एक और बंदा आ जाता है उनका, जो कह रहा होता है कि मैं यहाँ देखने के लिए आ गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी देव उसे देख के कह रहा होता है कि ये पर्सन, कि ये हेक्टर ग्रुप का एक्सिक्यूटिव है, जिसका नाम हेम्प्री है। तभी वो दिखाया जाता है उस बंदे को, जो कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा होता है, और वो अपने चेहरे पर हाथ रख के कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे तीनों ब्रदर पहले नॉकआउट हो चुके हैं। और तभी वो अपने चेहरे पे से हाथ हटाता है, और वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि तुम छोटे चूहे। और दिखाया जाता है वे, जो इस चीज को सुन के सोचने लग जाता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो इस बात को सोच के जल्दी एक जंप लगाता है, और अपना फिस्ट को तैयार करते हुए उस हेम्प्री के पेट में मार देता है। मगर दिखाया जाता है कि उससे उसको कुछ भी असर नहीं होता। और तभी हेम्प्री उससे कहता है कि इससे बच के दिखाओ छोटे चूहे। तो वे इस बात को सुन के उसको देखता है, और दिखाया जाता है कि वो हेम्प्री अपने हाथ को आगे लाते हुए गुस्से में उससे वे पे अटैक करता है। मगर दिखाया जाता है कि वे उस अटैक को डॉज कर लेता है, और सोचने लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और वो इस बात को सोचते ही तुरंत ही पीछे पहुंच जाता है। जबकि इस चीज़ को देख के हेम्प्रे कह रहा होता है कि तुम अच्छे खासे फास्ट हो। और जबकि रे सोच रहा होता है कि ये मुझसे अलग ही लेवल पे है, तो मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और दिखाया जाता है हेम्प्रे को, जो इतनी देर में रे के पास आ जाता है, और अपने हाथ को पीछे से अटैक बनाते हुए लेके आता है। जबकि रे इस अटैक को डॉज कर लेता है, और सोचने लग जाता है कि मेरे इंस्टिंक्ट मुझे बता रहे हैं कि मैं इससे बिल्कुल नहीं जीत सकता। और जबकि दिखाया जाता है हेम्प्री को, जो कि रे पे लगातार अटैक करते हुए जा रहा होता है, जबकि रे उसे हमेशा थोड़ा सा ही बच के डॉज कर पा रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है रे को, जो बिल्कुल उस अटैक को नीचे झुक के डॉज कर लेता है। और वो सोचने लग जाता है चलो ठीक है, मैं इसके गैप में अटैक करने की कोशिश करता हूँ। और तभी वो उसके एक गैप को देखता है, जो उसकी छाती पे होता है। और दिखाया जाता है रे, जो कि अपने हाथ में फायर मैजिक को लाते हुए बिल्कुल उसी जगह पर अटैक करता है। और दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधा उसके चेस्ट पे जाके लैंड होता है। और इस चीज़ को देख के हेम्प्रे थोड़ा सा कंफ्यूजन और शॉक में दोनों में आता है, और इस अटैक की वजह से वो थोड़ा सा पीछे हट गया होता है, और वो सोचने लग जाता है कि मैं इससे हार गया। और दिखाया जाता है कि इतनी देर में रे वहाँ से गायब होके उनसे बच निकलने की कोशिश करने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है हेम्प्री के सबॉर्डिनेट को, जो कि उसको ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें से एक कह रहा होता है कि जल्दी से ढूंढो कि हेम्प्री ने उससे अभी लड़ाई करी थी, तो वो जल्दी इतनी दूर नहीं जा सकता। जबकि दूसरा कहता है हाँ जल्दी ढूंढो। जबकि उनमें से एक और कहता है मगर वो इतनी जल्दी कहाँ दबक सकता है, क्या है वो यहाँ से भाग गया। जबकि एक उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए बता रहा होता है कि तुम वहाँ जाओ, और तुम वहाँ। और दिखाया जाता है देखो, जो कि एक कमरे के पीछे दबका हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है कि अच्छा, कि इसने मुझे ढूंढने के लिए इतनी जल्दी सब लोगों को काम पे लगा दिया। और तभी वे उन लोगों को भटका के किसी और तरफ आवाज़ कर देता है, जिससे वो दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। और तभी कहते हैं कि वो एंट्रेंस के पास है, जल्दी से उसको पकड़ो। और जब भी दिखाया जाता है वे, जो कि वहाँ से उल्टी दिशा में भागने लग जाता है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने हेक्टर ग्रुप के वेयर हाउस को लूट लिया है, जो कि इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, मगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार देंगे। मगर मैं मरने से नहीं डरता, मगर अगर मैं मर जाऊंगा तो उन बच्चों को क्या होगा, वो ज़्यादा दिन तक जी भी नहीं पाएंगे, और फिर मैं उनके कर्जे को क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा। और तभी दिखाया जाता है एक, जो कि रे को ढूंढ लेता है, और वो उसके पीछे भाग और आवाज़ लगा के कहता है कि वो ये था, कि ये मिल गया मुझे। और तभी रे पीछे पलट के दिखता है और कह रहा होता है कि ओ नहीं, ये नहीं होना था। और तभी दिखाया जाता है
और भी उसके बंदे को, जो कि उसके पास आ जाते हैं, और जबकि सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। तो देव वहीं रुक जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ तो रास्ता खत्म है। और तभी वो पीछे पलट के देखता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कुछ हेनरी के सबॉर्डिनेट को, जिसमें से एक कहता है कि ये चूहा ये बहुत ज़्यादा तेज भागता है, जिनमें से और दूसरा कहता है कि अब यहाँ से भागने के लिए कोई और जगह ही नहीं है, तो जल्दी से यहाँ आ जाओ, और जो भी तुमने चुराया है उसे यहाँ रख दो, इससे पहले मैं तुम्हारे पेट में एक छेद कर दूँ। जबकि वे उन्हें देखते हुए कह रहा होता है यहाँ पे हैम्परे नहीं है, चलो ठीक है तो फिर। और तभी वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठे करते हुए कहता है कि अब मैं इससे जीत सकता हूँ। और तभी दिखाया जाता है उनमें से एक बंदे को, जो कि रे पे अटैक करने के लिए भाग के आता है, जबकि दूसरा उसके पीछे आ रहा होता है। और जैसे ही वो पहला बंदा रे पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, कहता है क्या तुम बच्चे, तुम बहरे हो। और जबकि दिखाया जाता है रे को, जो उसके नाइफ से हुए हमले को डॉज कर लेता है और उसका हाथ पकड़ के उसके मुंह पे एक फिस्ट मारता है, जिससे दिखाया जाता है वो बंदा वहीं नॉकआउट हो जाता है। और जबकि दूसरा कह रहा होता है अपने नाइफ को और ज़्यादा तेज पकड़ते हुए कि तुम बास्टर्ड। और तभी दिखाया जाता है रे को, जो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। तो वो बंदा कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और तभी रे अपने हाथ में लाइटनिंग मैजिक को लेके आता है और उसके मुंह पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि वो दूसरा बंदा भी वहीं नॉकआउट हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है कुछ और लोगों को, जो आवाज़ सुन के वहाँ आ जाते हैं कि यहीं मैंने आवाज़ सुनी थी, जल्दी से वहाँ देखो। और जबकि रे वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि इनका तो एंड ही नहीं आ रहा है और मैं भी लगातार मैजिक नहीं यूज़ कर सकता। और तभी दिखाया जाता है वहाँ एक डिब्बे को, तो रे इसे देखते हुए सोच रहा होता है चलो ये प्लेस अच्छा है। और वो डिब्बा एक डस्टबिन होता है। जबकि वहाँ सभी बंदे भागते हुए आते हैं और कह रहे होते हैं कि वो इतनी जल्दी यहाँ से कैसे भाग के जा सकता है, हम उसे छोड़ नहीं सकते, जल्दी से उसे पकड़ो। और जबकि बारिश पड़ने की वजह से जो उसके फुट स्टेप होते हैं वो खत्म होते जा रहे होते हैं, जबकि वे उस डिब्बे में पड़ा सोच रहा होता है कि अच्छा है कि वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे, यहाँ पे मैं जब तक रहूँगा जब तक ये बारिश खत्म नहीं हो जाती। और दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वो चाकू होता है जो बंदे उसको मारने के लिए लेके आए थे। और वो सोच रहा होता है अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे। और चलो ठीक है, ये बारिश अब कब बंद होगी आज। और तभी वो इस बात को कह के सो जाता है। और दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे रे अपनी आँख खोलता है और कहता है क्या मैं सो गया था। और तभी वो उस डिब्बे से बाहर निकल के आता है और कह रहा होता है कि अच्छा है कि अब यहाँ कोई नहीं होगा, मैं आराम से जा सकता हूँ। तभी किसी की डरावनी सी आवाज़ आती है कि तुम्हें ढूंढ लिया। तभी रे देखता है कि वहाँ एक बंदा है और दिखाया जाता है उस बंदे की तरफ जिसने अपने पीठ के पीछे एक हाथ में चाकू पकड़ रखा होता है। और दिखाया जाता है उसकी छाती में, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर माना इमिट कर रही होती है। और वो अपना चाकू आगे करते हुए कह रहा होता है कि अच्छा है मैं यहाँ देखने के लिए दोबारा से आ गया। जबकि देवी अपना चाकू निकाल लेता है और कह रहा होता है कि मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है और मैं अभी अभी तक अपनी फुल रिकवरी नहीं कर पाया हूँ। जबकि वो दूसरा बंदा गुस्से में हंसते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास भी है एक, चलो क्या ही मैन हो तुम, चलो ठीक है अब मुझे अपना होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो वहाँ एक जंप मारता है मेरी तरफ और वो अपने चाकू को लेते हुए उस पर अटैक करने के लिए जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वो पहला अटैक रे की तरफ कर देता है, मगर दिखाया जाता है रे जो उस अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी वो पीछे से ही दोबारा से अपना चाकू घुमाते हुए लेके आता है, मगर रे पीछे हट के उसे भी डॉज कर लेता है। और तभी दिखाया जाता है रे का बैलेंस बेकार हो जाने लग जाता है और रे सोचता है क्या मेरा बैलेंस बिगड़ने वाला है। और तभी दिखाया जाता है उस बंदे को, जो कि अपने चाकू से दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है। वो कह रहा होता है चलो गुड बाय ब्रेट। और जैसे ही वो अपना अटैक रे की आंखों तक लेकर जाता है, तभी दिखाया जाता है नीचे को, जो कि रे के मुंह पे होते हैं। मगर दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमारा रे नहीं, वो दूसरा बंदा मरा है। और दिखाया जाता है कि उसे मारने वाला कोई और व्यक्ति होता है, जो उसे उसके सिर में गोली मार दी होती है। और तभी दिखाया जाता है वहाँ एक और लड़के को, जिसने उस हेक्टर के सबॉर्डिनेट को मारा था। वो कहता है और वो एटीट्यूड में कहता है कि ये डेंजरस था रे। और तभी वो स्टाइल में एक सिगरेट निकाल के उसको जलाता है और पीते हुए कहता है कि तुमने आज सुबह में ही इतने ज़्यादा मैस कैसे कर दिया। और मैं बताया जाता है कि ये 17 स्ट्रीट का बॉस है जिसका नाम है नील। और वो चलते हुए रे की तरफ आते हुए कह रहा होता है कि ये डेंजरस था रे। जबकि रे अपने मुंह पे से उस खून को साफ करते हुए कह रहा होता है क्या किसी ने तुमको यहाँ बुलाया था, क्योंकि तुम इतनी जल्दी सुबह को नहीं उठते हो। तो नील कहता है हाँ, कि मैंने सुना था कि सुबह ही सुबह जो हेक्टर का ग्रुप है वो किसी को ढूंढ रहा है। और जबकि दिखाया जाता है वे की जैकेट में कुछ कैन होती हैं। और जबकि नील कहता है क्या ये सभी तुमने हेक्टर के यहाँ से लिया है, कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो इस बात को सुन के रे कहता है कि थैंक्स। तो नील अपनी अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था। तो रे कहता है हाँ मगर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और जब भी वो सोच रहा होता है कि लोग सोचते हैं कि नील से डील करना आसान नहीं है, और इसी की तरह कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनके जो वैसल हैं उसमें किसी भी तरह का इमोशन शो नहीं करता ज़्यादातर। जबकि नील रे से कहता है
कि तुम इस तरीके से तो मर जाओगे एक दिन, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कुछ लोगों को बिल्कुल टच नहीं कर सकते। तो रे कहता है वैसे भी हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे। तो नील कहता है चलो वैसे भी मैंने अब तुमको रीपे कर दिया है क्योंकि तुमने मुझे एक बार बचाया था। तो रे कहता है कि वैसे भी तुम्हें मैंने रिवर से इसलिए पकड़ा था क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने समझा था कि वो कोई सप्लाईज है, मेरा कोई इच्छा नहीं थी तुम्हें हेल्प करने की। तो नील आगे बढ़ते हुए कहता है मगर फिर भी तुमने मुझे बचाया था। तो रे कहता है मगर तुमने पहले ही मुझको पेड़ कर दिया है। और मैं बताया जाता है कि एक साल पहले मैंने अचानक से कुछ नदी में बहते हुए देखा था, और मैंने वो बाहर निकाला तो मुझे मालूम पड़ा कि ये नील है जो कि नदी में बहते हुए जा रहा होता है। ये जो था वो 46 सेक्टर का एक एग्जीक्यूटिव था, मगर ये इसको जो है बेटे कर दिया गया था। अब मुझे नहीं लगता कि ये इस बारे में झूठ बोल रहा था, और इसने उसी दिन से मुझको लेसन देना शुरू कर दिया था फाइटिंग के बारे में, और इसी के बदले उसने अपनी पेमेंट को कर दिया था। मगर फिर भी आज इसने मुझे फिर दोबारा से बचा लिया। और तभी देव पूछता है नील से कि नील तुमने जैसा कि मुझसे पहले कहा था। तो नील कहता है क्या। तो देव पूछता है कि तुम मुझसे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बारे में कह रहे थे कि मैं ज्वाइन करूंगा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को। और जबकि वे सोच रहा होता है अगर मैं नील की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता हूँ जो बच्चे हैं वो सेफ हो जाएंगे। जबकि नील इस बात को सुन के रे की तरफ देख रहा होता है, और तभी वो पीछे मुड़ जाता है और एक दीवार से जाके टेक लगा लेता है, और दोबारा से एक और सिगरेट निकालते हुए कहता है रे कि तुम मैजिक को यूज कर सकते हो। और इस बात को सुन के रे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है क्या तुम्हें पता है मैजिक के बारे में। सोचने जबकि नील सोचने लग जाता है चलो अच्छा तो ये सच है, मैंने सोचा था कि मैंने कुछ गलत देख लिया है। वो जो छोटी सी फायर थी वो किसी लाइटर की नहीं थी। जबकि वे नील के पास आते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे और बता सकते हो मैजिक के बारे में। जबकि नील कह रहा होता है कि मैंने अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में मैजिशियन से इसके बारे में कुछ ही बात पूछी थी, कि जैसे कि जो हवा में माना होता है जो कि मैजिक के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इस माना को डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि रे नील से पूछने लग जाता है क्या उन्होंने कुछ कलर के बारे में बताया था। तो रे एक कंफ्यूजन वाली शक्ल बनाते हुए कह रहा होता है कलर, कि उन्होंने इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम माना को देख नहीं सकते। जबकि रे आसपास देखते हुए सोचने लग जाता है मगर फिर मैं ये क्या देख रहा हूँ। और तभी रे नील के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है कि यही सब था, क्या तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। जबकि नील गुस्सा करते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझसे मार खाते हो। और वो उसको एक फिस्ट मारने की कोशिश करता है बच्चों की तरह, मगर रे उसको डॉज कर लेता है। तो रे भी वहीं उस दीवार से खड़ा हो जाता है और नील से पूछता है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो नील कहता है नहीं। जबकि वे पूछने लग जाता है कि तुम मुझे इस तरीके से रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। जबकि नील सोचने लग जाता है कि सभी जो सेक्टर हैं वो एल्टॉन रिवर पे हैं, अगर तुम रिवर के साथ ऊपर को जाओगे तो तुम और दूसरे सेक्टर में आराम से पहुंच सकते हो, और तुम यहाँ इस स्लम से आराम से आज़ाद हो सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा एक ऐसे बच्चे के लिए जिसके पास इतनी ज़्यादा एबिलिटी है और वो यहाँ मर जाए। तभी नील रे से कहता है क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस सेक्टर 50 को छोड़ के जाओगे, यहाँ तक कि मैं इसके लिए तुम्हें एक कार भी दे सकता हूँ। तो दिया कहता है नहीं, कि तुम्हें पता है कि मैं कुछ बच्चों को यहाँ ख्याल रखता हूँ। तो नील हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कि वैसे मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ एक ऑर्फनेज खोलने वाला हूँ। तो रे पूछता है क्या एक ऑर्फनेज। तो नील रे के सर पे हाथ फेरते हुए कह रहा होता है कि हाँ, कि मैं सभी ऑर्फन बच्चों को अपने यहाँ रखूंगा। जबकि रे उसके माना के कलर को देखते हुए कह रहा होता है कि इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, मैं ये बता नहीं सकता क्या ये सच बोल रहा है कि नहीं, मगर अगर ये नील है तो ये सच ही होगा, क्योंकि ये अपने वर्ड से कभी भी अलग नहीं होता। तभी रे हेक्टर से कहता है वैसे तुम केयरफुल रहना, क्योंकि जो हेक्टर है वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि मैंने वहां देखा था कुछ ट्रक जो थे वो वेपन से लोड थे। जबकि नील कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वो सोचने लग जाता है कि सीधे सीधे किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना, कि इसका सीधा मतलब है एक वॉर। तभी रे कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ स्टोर चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे यहाँ अगर तुम हार जाते हो तो, क्योंकि जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन फीस है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। तो नील कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ लोग मुझसे भी ज़्यादा बेकार कंडीशन में हैं। अब मुझे इस तरीके से ट्रीट करना बंद करो कि मैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हूँ, और मेरी यहाँ तक कि अभी शादी भी नहीं हुई, तुम्हें पता है। तो रे कहता है मगर तुम ओल्ड हो। तो इस बात को सुन के रे पे गुस्से में अटैक करता है, मगर रे उस अटैक को दोबारा से डॉज कर देता है। तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो वहाँ कार लेके आ जाता है, और वो कहता है कि बॉस हमें यहाँ से जाना होगा। जबकि नील कहता है चलो ठीक है हम चलते हैं। और जबकि दिखाया जाता है नील को जो कि उस गाड़ी में बैठने लग जाता है, और रे से कहता है कि यहाँ पे एक लड़ाई होने जा रही है, तो तुम्हें एक अच्छी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पे तुम आसानी से सुरक्षित रह सको। और ये लो। और तभी वो कुछ चीज़ फेंकता है जो कि वे कैच कर देता है, और दिखाया जाता है वो कोई मेडिसिन होती है। तो नील गाड़ी में से बैठे हुए कहता है
कि अपने कान को साफ कर लेना। और दिखाया जाता है कि नील वहां से गाड़ी में चला जाता है, जबकि देवी उसे देखते हुए चुप खड़ा होता है। सीन कट के दिखाया जाता है 17 स्ट्रीट में सेंट्रल स्क्वायर के पास का सीन। दिखाया जाता है कि वे वहां पहुंच जाता है, तभी एक छोटा सा बच्चा एक बूढ़ी अम्मा के पास बैठा होता है। तो वो बच्चा कहता है वे, और वो खुश होते हुए कहता है कि तुम कल क्यों नहीं वापस आए थे, क्या तुम्हें कहीं लगी है। और तभी वो इस बात को कह के रोने लग जाता है। और वो कहता है क्या तुमने किसी से फाइट की, कौन था वो। तो वे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस गिर गया था। और दिखाया जाता है उस बच्चे को जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, जबकि देव सोचता है कि ये कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि एक सिंगल पर्सन ही इतने ज़्यादा इमोशन को एक साथ शो कर सकता है। जबकि दे उस बच्चे को सारी केन्स दे देता है और उसके सर पे हाथ फैलाते हुए कहता है कि इन सभी चीज़ों को लो और अपने हेड को जाके दे दो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। तो बच्चा वे की बात मान के वहां से जाने लग जाता है, जबकि वे उस बूढ़ी अम्मा से कहता है बियोला, क्या तुमने जोसेफ से कुछ कहा था। तो बियोला कहती है कि अच्छा वे, कि मैं उसको रेनबोज के बारे में बता रही थी। और हमें बताया जाता है कि ये एक अंधी स्टोरी टेलर है जिसका नाम है बियोला। तो ये कहता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इसी तरीके से उनको फैंटेसीज के बारे में बताते नहीं तो इस तरीके से इन स्ट्रीट पे जीना नहीं सीखेंगे। तो बियोला कहती है अगर फैंटेसीज बच्चों को नहीं बताई जाएंगी तो वो किसको बताई जाएंगी। जबकि वे उसकी तरफ उसके इमोशन के कलर को देख रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा पर्पल होता है, कि वे सोच रहा होता है कि ये किस तरीके का इमोशन है। मैंने इस तरीके का माना कभी किसी का नहीं देखा है सिवाय बियोला के। और तभी वे वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से किसी और स्ट्रीट पे चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी एक वॉर होने वाली है। और वहाँ से चला जाता है, जबकि ब्यूला सोच रही होती है कितना ही प्यारा बच्चा है। और दिखाया जाता है अगली सुबह का सीन, जहाँ पे वे किसी जगह पे जाके एक बिल्डिंग के दरवाजे को खटखटाते हुए कह रहा होता है कि डिलीवरी। तभी कोई बंदा बाहर आता है और कहता है कि अच्छा तुम हो रे, मगर रॉन ने तो ये कहा था कि वो अब से सभी डिलीवरी का ख्याल रख लेगा। तो ये कह रहा होता है क्या उसने कहा था। और वो सोचने लग जाता है, और वे सोचने लग जाता है कि रॉन जो है वो अब यहाँ नहीं आने वाला है, क्योंकि उसके दोनों लेग पैर से टूटे हुए हैं। और तभी वो दिखाया जाता है देखो जो अंदर आके उस सामान को रख देता है। और जबकि दे उस दुकानदार से पूछता है क्या तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जल्दी एक बार स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो वो आदमी कहता है अगर मैं अपने स्टोर को ही छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, कैसा रहेगा अगर यहाँ पे वादी ना हो तो दीप पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो वो आदमी बताता है कि हेक्टर और नील दोनों ही अंदर बात कर रहे हैं, अगर उनकी बातें सही चली गई तो यहाँ पे वो नहीं होगी। और तभी दिखाया जाता है हेक्टर जो कि बीच में चल रहा होता है और उसके पीछे हेम्प्री और एक और लड़का होता है, और वो बाहर आके, और हेक्टर ही 18 स्ट्रीट का बॉस होता है। जैसे ही हेक्टर बाहर आता है तो दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि नीचे झुक जाता है, जबकि वे अपनी हुडी से अपने चेहरे को कवर कर देता है। तो हेक्टर बाहर आके कहता है एक बच्चा अभी भी यहाँ काम कर रहा है, कि सभी बड़े लोग यहाँ से कहाँ चले गए। और तभी वो दे के पास पहुंच जाता है और उसके गले पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा कि इसी तरीके से अच्छा काम करते रहो बच्चे, क्योंकि तुम इसी तरीके से यहाँ रह सकते हो। और तभी वो कुछ सिक्के देते हुए वे से कहता है और इससे तुम कुछ अपने लिए खरीद लेना, चलो। और तभी वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि चलो बॉयज। जबकि हेम्प्री रे को ही देख रहा होता है और उसकी नज़र सीधे उसके कटे हुए कान पे जाती है जो कि हेम्प्री नहीं काटा था। जबकि वे अपना चेहरा ढक रहा होता है और सोच रहा होता है क्या इसने मुझे पहचान लिया। जबकि हेम्प्री वहीं उसको देखे जा रहा होता है। तभी हेक्टर कहता है क्या हुआ हेम्प्रे, जल्दी से आओ। तो हेम्प्री भी वहाँ से आ जाता है और तभी दिखाया जाता है कि हेक्टर अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। और जो दिखाया जाता है आदमी को जो बाहर आके कहता है चलो ठीक है, वो आखिर में गए तो सही। जबकि वे अपना चेहरा उघाड़ लेता है और वो सोच रहा होता है क्या उसने मेरे उस कटे हुए कान को पहचान लिया, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा मुझसे। तभी वो आदमी अंदर भागते हुए जाता है और कह रहा होता है कि नील क्या हुआ। और दिखाया जाता है नील को जो कि वहाँ बैठा हुआ होता है और उसके मुंह में अभी भी सिगरेट होती है। और नील कहता है कि जो नेगोशिएशन थी वो फेल हो गई, कि यहाँ पे अब सच में एक वॉर होगी। तो इस बात को सुन के वो आदमी डर जाता है और पूछता होता है क्या सच में नील। और दिखाया जाता है नील को जो अपने सिर पर हाथ रख लेता है और बताने लगता है मैं उनके इस तरीके की बातों को नहीं मान सकता, वो चाहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने में मिला लें, ये सबसे ज़्यादा बेकार आउटकम है। तो आदमी कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, अब मैं इस वजह से कुछ दिनों के लिए अपने स्टोर को नहीं खोल पाऊंगा। और जबकि नील वे से कहता है कि वे अपने हाइड आउट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब दिखाया जाता है देखो जो कि रास्ते में चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर यहाँ पे वॉर शुरू हो जाती है तो मैं इस तरीके से यहाँ घूम नहीं पाऊंगा, तो मुझे सबसे पहले यहाँ अपने लिए और अपने सभी साथियों के लिए
फूड का प्रिपरेशन करनी होगी। तभी दिखाया जाता है एक गाड़ी जो कि रे के आगे होकर निकल के जाती है और दिखाया जाता है कि वो उसमें हेम्प्री बैठा हुआ होता है और रे इसे देख के सोचने लग जाता है, मैंने आज से पहले सेक्टर 50 में इस तरह की कार नहीं देखी थी, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। चलो मैं इसे जाके देखता हूँ कि इसमें कौन है। दिखाया जाता है 18 स्ट्रीट का सीन कि वहाँ पे हेक्टर और उसके कुछ साथी होते हैं और जब ये हेक्टर किसी को वहाँ से बाहर निकालते हुए बड़ी प्यार से कह रहा होता है कि हम आप ही का इंतजार कर रहे थे और दिखाया जाता है किसी के पैर को और वो निकल के आता है। जब ये हेक्टर कहता है मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मेज, और दिखाया जाता है कि ये एक मेज होता है। जबकि दिखाया जाता है देखो जो हाथ छुपा हुआ होता है और इन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, जबकि वो मेज को देखते हुए कह रहा होता है कि ये कौन है, और जबकि वो उसके वैसल को देखते हुए कह रहा होता है कि इसके वैसल का कलर ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है, कहा जाए तो लगभग ब्लैक जैसा ही होने वाला है, और जबकि इसके पास जो माना की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसका माना बिल्कुल गोलम से मिलता है। और इसके अलावा ये इसके वैसल के और पास ये किस तरह की रिंग है, और जो रिंग है ये बहुत ज़्यादा माना इकट्ठा करे हुए हैं अपने अंदर, और ऐसा लगता है कि जैसे ये इन रिंग्स को इसलिए यूज कर रहा है जिससे ये जो माना है ये बाहर ना आए। और वो इस चीज़ को देखते हुए सोचने लग जाता है कि ये जो मैन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे नील को अभी बताना होगा। और दिखाया जाता है कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे नील आ जाता है और ये होता है 17 स्ट्रीट की नील ग्रुप का सीन। और तभी नील किसी को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि नील कहाँ पे है। तभी वो बंदा देखते हुए कहता है कि वे तुम यहाँ पे कैसे आई। तो ये कहता है क्योंकि जो गेट था वो खुला हुआ था। इस बात को सुनने के बाद में कहता होता है कि ये बच्चा, तभी ये कहता है कि वैसे बताओ कि नील कहाँ पे है। तो आदमी कहता है जो बॉस हैं वो प्रिपरेशन करने के लिए गए हैं वॉर की, और अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो ये कहता है चलो ठीक है, मैं उसे बाद में बता दूंगा। तो पूछता क्या, जबकि ये सोचने लग जाता है कि मैं इसको उसके माना के बारे में नहीं बता सकता, और जबकि वो उस आदमी से कह देता है कि नील को ये बात कह देना कि वो एक उस आधे चश्मे वाले बंदे से बच के रहे। और दिखाया जाता है सीन रे के हाइड आउट का, जहाँ पे सभी बच्चे सो रहे होते हैं, रे और पेल बात कर रहे होते हैं। जबकि रे पेल से कहता है क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जो वॉर है वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तो पेल कहता है रे तुम्हें क्या लगता है कि इसको कौन जीतेगा। तो रे कहता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि जो दोनों ही ग्रुप हैं वो लगभग बराबर हैं। और जब भी वो मन में सोचने लग जाता है मगर नील को जीतना ही होगा, क्योंकि वो सभी बच्चों को सेफ रख सकता है। अगर हेक्टर इस वॉर को जीत जाता है तो ये जो सभी बच्चे हैं वो स्लेब के रूप में बेच दिए जाएंगे। तभी बेल कहता है कि ऐसा लगता है कि वॉर जो है शुरू होने वाली है। तभी दिखाया जाता है वहाँ आवाज़ें आने लग जाती हैं। तभी रे इस आवाज़ को सुन के खड़ा हो जाता है, जबकि पेल कह रहा होता है क्या तुमने सुना था। तो रे कहता है हाँ मैंने सुना। तो पेल कहता है कि मैंने इस तरह की आवाज़ कभी नहीं सुनी है। जबकि रे सोच रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड फीलिंग दे रहा है कि लगता है यहाँ कुछ गलत है। और दिखाया जाता है 17 स्ट्रीट का सीन, जहाँ पे नील के साथ ही बंदूक से अटैक कर रहे होते हैं। जब भी वो कुछ देख के हैरान होते हैं कि वो जो फायरिंग कर रहे होते हैं वो गोलम पे कर रहे होते हैं, जबकि गोलम को उन गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि इतनी सारी गोलियों के बाद भी इस पे एक खरोंच तक नहीं आई। दूसरा कहता है कि इस गोलम के साथ अचानक से क्या हुआ। और तभी दिखाया जाता है उस गोलम को जो कि अपने हाथ के आगे मानव को ले आता है और अटैक करता है। और दिखाया जाता है वो अटैक जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, वो उन दोनों ही लोगों को बहुत ज़्यादा इंजर कर देता है। जबकि उनमें से एक कहता है कि ये क्या चीज़ है। तभी दिखाया जाता है वो जो उनके बहुत ज़्यादा पास आ जाता है और वो उन दोनों आदमियों को अपने हाथ में उठा के मसल देता है, जिससे दिखाया जाता है खून के छींटे जो आसपास गिर जाते हैं। और दिखाया जाता है वही मेज जो इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। और मेज कहता है कि ये ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि मैं किसी गटर में आ गया हूँ। और तभी दिखाया जाता है गोलम जो कि मेज के सामने पहुंच जाता है, और जब ये वो मेज गोलम को देख के हंसते हुए कह रहा होता है कि ये सही है, ये मेरी क्रिएशन है। और वो गोलम से कहता है कि यहाँ की सभी चीज़ों को साफ कर दो। और दिखाया जाता है पेल और रे को, जबकि पेल रे से कहता है कि यहाँ की जो आवाज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तभी रे वहाँ से जाने लग जाता है। तो पेल उसे रोकते हुए कह रहा होता है कि रे तुम कहाँ जा रहे हो, कि ये आज के दिन बहुत ज़्यादा अलग है और दिनों से। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ अगर तुम यहाँ से जा ही रहे हो तो। रे कहता है नहीं पेल, तुम्हें यहाँ पे वेट करना होगा। तभी दिखाया जाता है एक बच्चा जो कि वहाँ से अंदर से जग के आ जाता है और वो पूछता है क्या तुम अभी भी क्यों जगे हुए हो। तो पेल उसके सर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि हमें माफ़ करना, हमने तुम्हें जगा दिया, चलो तुम जल्दी से अंदर जाके सो जाओ, हम भी अभी आ रहे हैं सोने के लिए। तो बच्चा भी अंदर चला जाता है। तो अभी पेल कहता है कि चलो ठीक है दे, मैं इन बच्चों के लिए यहाँ रुक जाता हूँ, क्योंकि हम में से एक यहाँ रहना चाहिए, हम इनको छोड़ के नहीं जा सकते। मगर यहाँ से तुम ज़्यादा दूर मत चले जाना, और जब तुम्हें मालूम पड़ जाए यहाँ क्या चल रहा है तभी तुम वापस से आ जाना। तो ये कहता है चलो ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे सभी जगह आग लगी हुई होती है और सभी लोग इधर से उधर मरे हुए पड़े हुए होते हैं। और जब ये दे उसी आदमी को देखते हुए कह रहा होता है जिससे उसने पहले बात करी थी
कि यहाँ पे क्या हुआ था। तभी किसी की आवाज़ आती है दे, और दिखाया जाता है वो बंदा भी जिंदा होता है। तो दे पूछता है क्या तुम ठीक हो, यहाँ पे क्या हुआ था। तो वो बंदा बताता है कि उन बास्टर्ड ने अपने साथ एक गोलम लेके आया था, और जो आधा चश्मा पहने हुए वाला आदमी था वो उसको कंट्रोल कर रहा था, और हम उसके लिए ज़्यादा नहीं थे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और दिखाया जाता है वो बंदा वहीं मर जाता है। और दिखाया जाता है पूरे सीन जहाँ पे सभी लोग मरे हुए पड़े होते हैं और सब तरफ आग जल रही होती है, और जब ये उसकी आंख बंद कर देता है और तभी अपना डैगर निकालते हुए वहां से जाने लगता है। और वो सोच रहा होता है इस हिसाब से जो नील का ग्रुप है वो जल्दी आ जाएगा, तो मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। और उसी समय दिखाया जाता है ब्रिज का सीन जहाँ पर जो रे है उसका हाइड आउट है और सभी बच्चे वहीं दबके हुए हैं। और दिखाया जाता है पेल को जो कि एक बच्चे को पकड़े हुए होता है, उसके सभी साथी बच्चे सभी मरे हुए पड़े होते हैं, जबकि पेल आगे देखता है। और दिखाया जाता है गोलम जो कि पेल की तरफ ही अपने हाथ को कर माना को लिया था, और जबकि पेल कहता है कि दे यहाँ पे वापस मत आना। और दिखाया जाता है तभी, और तभी दिखाया जाता है जो गोलम होता है वो अपने हाथ से एक माना का अटैक कर देता है उन्हीं के ऊपर। और जब ये दिखाया जाता है रे को जो कि 17 स्ट्रीट के सेंटर प्लाजा पे आ जाता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ भी सभी लोग मरे हुए होते हैं। तो ये सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे आने में लेट हो गया, कि यहाँ पे भी सभी नील के ही आदमी मरे हुए पड़े हैं, मगर यहाँ पे नील का जो शरीर है वो कहीं नहीं है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। और तभी दिखाया जाता है एक धमाका, और तभी रे शॉक हो जाता है और कह रहा होता है कि इसका में कि इसका मतलब वहाँ तो हमारा टेंट है जहाँ पे हम रहते हैं। जब ये दिखाया जाता है रे वहाँ भागता हुआ आता है, और दिखाया जाता है कि जो गोलम होता है वो वहीं खड़ा हुआ होता है, और रे अपने उस चाकू को लेके उस गोलम पे अटैक करने के लिए आ जाता है, जबकि वो गोलम भी अपने एक फिस्ट के साथ रे को दूर फेंक देता है। और दिखाया जाता है कि रे जो कि उस दीवार में जाके लगता है और उसके मुंह से भी खून आ जाते हैं, जबकि वे वहाँ उस दीवार में लग गया होता है और उसकी बहुत ज़्यादा इंजरी आई होती है, मगर फिर भी वो सोच रहा होता है कि मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सभी सही है कि नहीं। और जबकि रे को वो पुरानी बातें याद आ रही होती हैं कि कैसे वो सारे बच्चे रे के साथ रहते थे और उसे बिग ब्रदर कहते थे। और इस चीज़ को देख के कि वो सभी लोग मरे हुए पड़े हैं, रे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी के कॉप्स को देख रहा होता है कि लॉरेन, लिया, कॉर्डन, मेल, माइल्स, जोस्पिन और पेल, कि नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते। जबकि वे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच जाता है और वहीं गिर जाता है और सोच और कह रहा होता है कि मैंने अभी भी तुमको रीपे नहीं किया है जो कि तुमने मेरे लिए किया था। तभी दिखाया जाता है जो साउंड पहले उनको सुनाई दे रही थी वो साउंड गोलम की होती है, और दिखाया जाता है गोलम जो कि अपने हाथ पे दोबारा से माना को ले आता है। और जबकि देर सोच रहा होता है कि ये जो साउंड है ये पहले जैसी साउंड है, जैसे कि ये वही सेम साउंड है जब बैटल स्टार्ट हुई थी, जब आ रही थी। तो ये वो गोलम था जो उन सभी लोगों को मार रहा था, इसी ने यहाँ पे सभी बच्चों को मारा है। और जबकि जो सभी लोग स्ट्रीट पे मरे हुए थे उन सभी को भी इसी ने मारा है। तो मैं तुम्हारा सभी का एवेंज लूंगा इनसे, तो मुझे यहाँ से जल्दी हटना होगा। और दिखाया जाता है जबकि हीरे की हालत जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि उसको पहले से ही इंजरी हो जाती है और वो वहाँ से हट नहीं पा रहा होता। और जबकि गोलम उस पे माना का अटैक करने के लिए तैयार होता है, और तभी दिखाया जाता है कि एक गाड़ी जो कि गोलम से आके टकराती है, और जब भी गोलम दूर जाके गिरता है, और तभी दिखाया जाता है कि उस गाड़ी में नील होता है जो कि तुरंत ही बाहर निकलते हुए गाड़ी से कह रहा होता है कि रे क्या तुम ठीक हो। और वो जल्दी से भागता हुआ रे के पास पहुंचता है और रे को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी कोई हड्डी टूटी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। जबकि रे कपकपाते हुए कह रहा होता है कि नील जो बच्चे थे, और जबकि नील देखता है जो सभी बच्चे थे वो मारे गए। और इस चीज़ को देख के नील को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जबकि वो अपना सिर झुका के रे से कह रहा होता है कि रे मुझे माफ़ कर देना, कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं लेट हो गया था। और जब भी दिखाया जाता है रे को जो कि पहली बार रो रहा होता है, वो रोते हुए नील से कहता है कि ये तुम्हारा कैसे फॉल्ट हो सकता है। जबकि नील भी रे को देखते हुए उसको गले लगा लेता है, और दिखाया जाता है वो दोनों ही जने एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। और दिखाया जाता है कि जो नील होता है वो रे को एक डिब्बे से लगा के बैठा देता है, जबकि रे कह रहा होता है नील तुम्हारे सभी सबॉर्डिनेट। तो नील कहता है हाँ वो सभी मर गए, और वो अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है कि जो एक्टर है वो बास्टर्ड, और मुझे नहीं लगा था वो एक मेज को बाहर से बुला लाएगा। तो रे कहता है कि क्या अब तुम क्या करोगे। तो नील कहता है कि मैं बस वापस जाने वाला हूँ अपनी स्ट्रीट पे और देखने वाला हूँ कि कोई बचा तो नहीं है, और अभी के लिए जो हेक्टर है। और वो इतना कहता ही है और दिखाया जाता है एक अटैक जो कि उसके पेट से होकर आर पार निकल जाता है, और इस चीज़ को देख के रे बहुत ज़्यादा शौक होता है। और दिखाया जाता है कि वो अटैक उस गोलम ने ही किया होता है, जबकि रे कहता है नील, और जबकि नील हंसते हुए कह रहा होता है कि डैम बास्टर्ड। और दिखाया जाता है कि वो वहीं रे के ऊपर गिर जाता है, जबकि रे उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है कि नील। और वो सोच रहा होता है कि अभी क्या हुआ था, जबकि रे नील के साथ बिताई हुई सभी चीज़ों को याद कर रहा होता है कि कैसे वो उसके साथ प्रैक्टिस किया करता था और उसके साथ खाना खाया करता था, जबकि उसको
नील की वो हंसी भी याद आ रही होती है। तभी दिखाया जाता है रे के दिन, जहाँ पे जो है रेड फिल्म बहुत ज्यादा इमर्ज हो रही होती है, और दिखाया जाता है कि रे जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जबकि रे नील को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये एक ड्रीम है, मुझे जल्दी से अपने जागना होगा। और दिखाया जाता है गोलम जो कि दोबारा से अपने हाथ में माना लाने लग जाता है, और जबकि रे भी अपने हाथ को आगे करते हुए गुस्सा कर रहा होता है, और तभी दिखाया जाता है दोनों ही अपने माना से एक दूसरे पर अटैक करती हैं। और जबकि रे जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और दोनों का ही अटैक आपस में जाके क्लैश करता है, और जबकि रे गुस्सा करते हुए कह रहा होता है मैं तुमसे अलग हूँ गोलम, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ जो कि इमोशन को फील करता है। और तभी दिखाया जाता है रे का अटैक जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से जो गोलम का जो अटैक होता है वो उसके सामने खत्म हो जाता है, और जबकि गोलम भी उसी के अटैक की वजह से ही वहीं पे पूरा बिखर जाता है। और दिखाया जाता है रे का अटैक जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि जो सड़क होती है उसमें जगह बन जाती है उस अटैक की। और जब ये दिखाया जाता है नील की बॉडी को, जब ये दे उसे उठाते हुए कह रहा होता है कि नील जल्दी से उठ जाओ, कि तुम इस तरीके से नहीं मर सकते। और जबकि दिखाया जाता है नील जिसमें थोड़ी बहुत सांस होती है, और वो दे से कहता है कि मुझे इस तरीके से हिलाना बंद करो बास्टर्ड, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। वैसे मैं जो अपनी मौत था वो इतनी ज़्यादा बेकार नहीं चाहता था, मैं एक शांति भरी मौत चाहता था। अब मुझे लगता है मगर ऐसा नहीं हो। और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास अब कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो मैं चाहता था वो सब हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पा ली हैं, मगर मैंने थोड़ा सा पहले स्ट्रगल कर लिया होता, क्या जो चीज़ें थी क्या वो अलग हो सकती थी। जिस एज में हाँ अब रे है, उस एज में अगर मैं कुछ कर लेता। और तभी रे वहाँ से जाने लगता है, तो नील उसका हाथ पकड़ लेता है, तो रे कहता है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ अभी। जबकि नील हंसते हुए कह रहा होता है रे कि तुम्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए, और तुम्हें किसी अच्छी जगह पे चला जाना चाहिए। मैंने तुम्हें हमेशा ही अपने छोटे ब्रदर की तरह माना है, और तुम इसके बाहर की ऊपर की तरफ जाना, और इनमें से किसी के भी हाथ मत आना। और तभी दिखाया जाता है दिल को जो कि वहीं अपना हाथ छोड़ देता है और वहीं मर जाता है, जबकि रे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाता है, और वहीं चीख चीख के रोने लग जाता है। और वो हमें बताता है कि रेंज और डिप्रेशन यही पहले इमोशन थे जो मैंने पहली बार फील किए थे। और दिखाया जाता है रे को जो कि वहीं पे आराम से बैठा हुआ होता है अपनी डिप्रेशन में, और वो अपने हाथ को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ड्रीम था, जैसा ही कल हुआ था, मगर कल जो मैंने इमोशन फील किया था उस वजह से क्या कुछ चीज़ अलग हो गई हैं। और वो इसी बात को कह के अपने हाथ में फायर लिया था, और कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं गुस्से में आया, ये जो मेरी फ्लेम है ये और ज़्यादा स्ट्रोंगर हो गई। तो इसका मतलब ये है जैसे ही मैं अपने इमोशन को स्ट्रेंथन करूंगा, इसका इफेक्ट मेरे मैजिक पे भी होगा। और तभी दिखाया जाता है कि उसकी जो फायर मैजिक होता है वो खत्म होने लग जाता है, और उसको थोड़ा चक्कर आता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा कर लिया। और दिखाया जाता है कि सभी की लाशों को जिसके सामने देख खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है चलो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे इन सभी का रिवेंज लेना है, या फिर ये अच्छा हो या फिर बुरा। सीन दिखाया जाता है 17 स्ट्रीट के सेंट्रल स्क्वायर का। हेक्टर के सभी बंदे एक आदमी से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से हटो जल्दी से। जिनमें से दिखाया जाता है दो बंदे जो दूर खड़े हुए होते हैं, उनमें से एक गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि हेक्टर इसको जीत गया, तो अब हमारे लिए जो ज़िंदगी है ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। जबकि दूसरा बंदा उसे शांत करते हुए कह रहा होता है कि तुम अपनी आवाज़ धीमी रखो, अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। जबकि दिखाया जाता है वे को जो कि वहीं छुप के हेक्टर को देख रहा होता है। दिखाया जाता है हेक्टर जो अपने किसी सबॉर्डिनेट से बात कर रहा होता है कि नील वो बास्टर अगर हमारी पहले ही सुन लेता। तभी दिखाया जाता है रे को जो हेक्टर को देख के कहता है कि मुझे मिल गया, और वो अपना चाकू निकाल लेता है, और जैसे ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने जाता है गुस्से में, तभी दिखाया जाता है एक हाथ जो उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम बच्चे यहीं रुक जाओ 1 मिनट के लिए। और तभी दिखाया जाता है रे जो उस चाकू से उस पर पीछे अटैक कर देता है, और दिखाया जाता है कि वो हेम्प्री होता है, और उस अटैक की वजह से हेम्प्री थोड़ा सा इंजर हो जाता है। और जबकि दिखाया जाता है रे जो कि जल्दी से पीछे हट जाता है, जबकि हेम्प्री कहता है थोड़ा सा शांत हो जाओ बच्चे। तो जबकि रे कह रहा होता है हेम्प्री, और इस हेम्प्री को देख के वो सोचने लग जाता है कि ये जो पूरा हेक्टर ग्रुप है वो मर जाना चाहिए, और इस बात को सोच के ही वो जल्दी से अटैक करने के लिए आता है हेम्प्री पे। फिर दिखाया जाता है जिस वजह से जो हेम्प्री होता है उस पर कई जगह इंजरी पहुंच जाती है। और जबकि हेम्प्री सोच रहा होता है कि ये कितनी ज़्यादा इंसेन मूवमेंट कर रहा है, कि ये बच्चा कि ये पहले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो इसका मतलब मैं इससे हार जाऊंगा जल्दी इस तरीके से। चलो ठीक है तो फिर। और तभी दिखाया जाता है कि रे जो कि अपना चाकू हेम्प्री के शोल्डर में घुसा देता है, और तभी रे कुछ चीज को सोच के अचानक से शॉक हो जाता है और क्या होता है क्या इसने अपने सोल्जर को मुझे इंजर करने दिया। और तभी दिखाया जाता है हेनरी जो रे पे एक अटैक करता है जिसकी वजह से रे नीचे गिर जाता है, और दिखाया जाता है हेनरी को जो कि रे को नीचे दबोच लेता है।
और रे से कह रहा होता है कि मुझे पक्का पता है, और तुम इस तरीके से कुत्ते की तरह मरना नहीं चाहोगे, वो भी खाली एक रिवेंज के लिए, क्योंकि तुम 17 स्ट्रीट के घोस्ट हो जिसका नाम है रे। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। और तभी सीन हटके दिखाया जाता है कि वो कहीं और पहुंच जाती है बात करने के लिए अपनी। तो हेम्प्टी उससे कह रहा होता है, वे मैं तुमको बहुत दिनों से देखते हुए आ रहा हूँ, और मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को सुनो। और हमें वे बताता है कि साइलेंट हेम्प्टी, और इसको ऐसा इसलिए बुलाते हैं क्योंकि क्योंकि ये जो भी काम करता है बिल्कुल चुपचाप करता है, बिना किसी के दिक्कत के। और वो हेम्प्टी आज इस तरीके का चेहरा बना रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये मुझको बाद में जाके धोखा दे। तो देव पूछता है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो हेम्प्टी कहता है कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम इस सेक्टर 50 को छोड़ के चले जाओ। तो देव पूछता है, मगर तुम्हारा इसके पीछे रीजन क्या है। तो हेम्प्टी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई को ढूंढो, मेरा भाई जो कि हेक्टर द्वारा सिटी के मेजिस को बेच दिया गया था। और हेक्टर ने कहा था, अगर मैं उसके लिए 10 काम कर लेता हूँ तो वो मुझे बताएगा कि मेरा भाई कहाँ है। और ऐसा इसीलिए था कि मैं हेक्टर के लिए अभी तक काम करते हुए आ रहा हूँ, और अभी के टाइम पे मैं बताऊँ तो जो मेरा ब्रदर है वो तुम्हारी एज का होगा। तो देव पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को मान लूंगा। तो हेनरी बताता है कि रे, तुम जानते हो कि किस तरीके से मैजिक यूज करा जाता है, क्या तुम्हें नहीं पता है। और इस बात को सुन के रे को दोबारा से शौक लगता है कि इसको भी पता है कि मैं मैजिक यूज करना जानता हूँ। और जबकि हेम्प्री उस अपनी जली हुई टी शर्ट को कह रहा होता है कि मुझे पक्का पता है उस फाइट के बाद जो वेयर हाउस में हुई थी, अगर तुम खाली छोटा सा भी मैजिक यूज करना जानते हो अभी, तो तुम इससे हेक्टर को नहीं हरा सकते। उसके पास हमेशा ही एक टेरिफाइंग मेज रहता है। जबकि वे उसके वेसल को देखते हुए कह रहा होता है, इसका जो माना है वो बिल्कुल ब्लैक है, जैसा कि डरते समय होता है, और यहाँ तक कि ये कपकपा भी रहा है। जबकि हेम्प्री कहता है कि वो जो मेज है वो बिल्कुल एक डीमन है। अगर कोई भी मेंबर उसके मूड को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो इसको जिंदा ही जमा देता है। यहाँ तक कि उसने एक आदमी को पानी के बबल के द्वारा दबा के मार दिया था, वो भी उसके हेड पे पानी जमा करके। और यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्रूअल मेज है, और तुम इस तरह की प्लेस को छोड़ना ही चाहोगे। अगर तुम हेक्टर से रिवेंज लेना चाहते हो तो तुम्हें इस प्लेस को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जबकि वे इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि हेम्प्री जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। मैंने जो मैजिक सीखा है वो मैंने खुद से सीखा है, ना कि मैंने कहीं से अच्छी तरीके से सीखा है। मैं बस थोड़ा बहुत मैजिक करना जानता हूँ जो कि मैंने खुद से अपने आप से सीखा है। और यहाँ तक कि अगर दूसरी तरफ देखूँ तो उसके पास एक एक्सपर्ट मेज है, तो मैं उसका हेड ऑन सामना कभी भी नहीं कर सकता, और ना ही मैं किसी ट्रिक के साथ उसका सामना कर सकता हूँ। जबकि हेम्प्री कहता है, और मैंने सुना है कि जो मैजिक सिटी है जहाँ पे मेजेस रहते हैं वो इस एल्टन रिवन के अप स्ट्रीम पर है, और कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ मेजेस ही एंटर किए जा सकते हैं। और वो एक पोर्टल निकाले हुए कह रहा होता है, और ये जो मनी है ये मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर सेव करी है, और इसी के अंदर एक स्लिप है जिसमें मेरे ब्रदर का नाम और उसके बारे में लिखा हुआ है। जबकि ये कहता है, मगर तुम मुझ पे इतना टेस्ट क्यों कर रहे हो कि तुम इतनी सारी मनी जो कि तुमने पूरी जिंदगी भर कमाई है वो तुम्हें अचानक से मुझे दे दोगे। क्या पता अगर मैं तुम्हारी प्रॉमिस को पूरा ना करूँ तो हेनरी कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ते, और उससे भी ज़्यादा जो मैंने देखा है कि तुम्हारे पास वो सारी स्किल्स हैं जिससे तुम इस सेक्टर को छोड़ के जा सकते हो और एक हायर लेवल सेक्टर में पहुंच सकते हो। तो तुम इसे जरूरी कर सकते हो। जबकि वे इस बात सुन के चुप खड़ा हुआ होता है आराम से। जबकि हेम्प्री चिल्लाते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे जल्दी और भी मेंबर्स आ जाएंगे, तो तुम्हें जल्दी से डिसाइड करना होगा दे। तो दे कहता है कि मेरे पास एक कंडीशन है, अगर तुम उन सारे कॉप्स का ध्यान रख लोगे जो अंडर पासेस में हैं, तभी मैं तुम्हारे ब्रदर को ढूंढूंगा। तो हेम्प्री कहता है, चलो ठीक है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। तो देव वहां से मुड़ के जाते हुए कह रहा होता है, चलो ठीक है, तो तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। और देव वहां से चला जाता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो भागते हुए चौराहे पर आ जाता है, और इधर से उधर देखते हुए कह रहा होता है कि अच्छा है, यहाँ पे कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। और तभी वो उस स्टोरी टेलर के पास आ जाता है, और उसके कप में कुछ मनी डालते हुए कह रहा होता है कि रानमा बियोला, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम इसे जल्दी से आंसर कर दो। तो बियोला मुस्कुराते हुए कहती है कि वे, अच्छा ठीक है, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो रे कहता है कि जो स्टोरी जो तुमने रेनबो के बारे में बताई थी क्या वो सही है। अगर तुम एक रेनबो को ढूंढ लेते हो तो तुम उससे एक विश मांग सकते हो। तभी रे कुछ पुरानी बात याद कर रहा होता है जहाँ पे वो एक छोटे से लड़के के साथ बैठा होता है, और जो बच्चा उससे कह रहा होता है कि ब्रदर ब्रदर, कि उन्होंने कहा था कि एक रेनबो होता है जो कहीं आसमान में होता है। तो रे कहता है, क्या एक रेनबो।
और वो बच्चा खुश होते हुए कहता है कि हाँ, एक बड़ा सा कलरफुल इवेंट जो कि बारिश को ख़त्म हो जाने के बाद अपीयर होता है, बिल्कुल एक कलरफुल डोनट की तरह, जिसमें से एक बाइट ले ली हो। और जब तुम एक ऐसी जगह ढूंढ लोगे जहाँ पे जो रेनबो है ग्राउंड को टच कर रहा होगा, तो तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो। क्या ये कूल नहीं है? जबकि ये सोचते हुए कह रहा होता है कि डोनट, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रेटर है वो डोनट चाहता है तुमसे। जबकि वो बच्चा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम मुझे सच में सुन भी रही हो? और वो बच्चा देखो मारने लग जाता है। जबकि देख रहा होता है, चलो ठीक है, अब मैं कल को उसका ध्यान रख लूंगा। जबकि वो बच्चा कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है ब्रदर, कि तुम सच में स्टूपिड हो। जबकि इस बात को याद करके दे बिल्कुल चुप होता है। जबकि ब्लोना कहती है कि रेनबो, हाँ वो सच में एग्जिस्ट करती हैं, और तुम मानो या मत मानो, तुम उससे एक विश मांग सकते हो। जबकि वे उसकी वेसल की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि इसका जो माना है वो बिल्कुल क्लियर पर्पल है, जैसा कि हमेशा ही होता है, और मैं इसे देख के नहीं बता सकता कि ये झूठ बोल रही है या फिर नहीं। और फिर वो दोबारा से एक सीन याद करता है जहाँ वो हेम्प्री से होता है, और हेम्प्री उसे बताता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं, वो मेज कुछ चीज़ ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था, और क्या वो एक रेनबो था? और वो इस बात को याद करके कह रहा होता है, वो मेज था वो भी इसी रेनबो को देख रहा था। तो इसका मतलब श्योर है कि जो रेनबो होते हैं वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। और तभी वे बिलोना से पूछता है कि अगर मैं उस रेनबो को ढूंढ लूं तो क्या मैं किसी मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ? तो बिलोना कहती है, क्या पता, कि तुम उससे एक विश मांग सकते हो, कोई भी विश जो सच हो सकती है। मगर ये किसी को नहीं पता कि जो रेनबो है वो कहाँ है। कि ऐसा लगता है कि वो जो है वो यहाँ से बहुत दूर है। तो ये कहता है, चलो ये ठीक है, और तुम्हारा थैंक यू। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि तुम यहाँ से कहीं और को चले जाओ। और सीन कट के दिखाया जाता है सेक्टर 50 की 23 स्ट्रीट का, जहाँ पे दे उस पर्चे को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो प्लेस है ये वही प्लेस है जो नील ने मुझे इस पेपर पे लिख के बताया है, मगर वो मुझे मिल नहीं रहा। तभी वो देखता है कि हाँ वो रही कार, और वो उसे ढूंढ लेता है। और वो पुरानी बात याद करता है कि कैसे वो नील ने कहा था कि वो उसके लिए एक कार प्रिपेयर कर देगा, और सच में उसने एक 4 सीटर सीडान को प्रिपेयर करके रखा है। और जैसे ही वे उस कार के दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, तो कोई कहता है, कौन हो तुम? क्या ऐसा लगता है कि ये कोई नील का ब्रेक है? और दिखाया जाता है उस हट्टे कट्टे बंदे को, जो कि रे की तरफ ही चलते हुए आ रहा होता है। और वो बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, क्या तुम्हारे पास ऑर्डर है कि तुम इस कार को ले जा सकते हो? और वो हंसते हुए कहता है कि वैसे वो नील है वो कहाँ पे है? जबकि रे सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि मैंने हेक्टर के सभी आदमियों से छुटकारा पा लिया है, चलो मैं यहाँ पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकता बहुत। और तभी वो जल्दी से उस गेट को खोलते हुए अंदर बैठ जाता है। मगर दिखाया जाता है उस बंदे को, जो कि भागते हुए आता है और कह रहा होता है कि तुम क्या तुम इस तरीके से यहाँ से बच के चले जाओगे? और दिखाया जाता है देखो, जो भी जल्दी से अंदर बैठ जाता है। जैसे ही वो कार की खिड़की लगाने वाला होता है, तभी दिखाया जाता है उस बंदे को, जो उस खिड़की को पकड़ लेता है, और वो उस खिड़की को खोलते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से इस डोर को खोलो। जबकि रे सोच रहा होता है कि मैंने अपने माना का पहले ही बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है, चलो ठीक है तो फिर। और तभी दिखाया जाता है रे, जो अपने एक हाथ में माना को इकट्ठा करने लग जाता है, अपनी उंगली के आगे एक मैजिक बॉल बनाते हुए उस आदमी के सिर के आर पार कर देता है, जिस वजह से दिखाया जाता है कि वो आदमी वहीं गिर जाता है। और जबकि रे उस गाड़ी को जल्दी से वहां से चलाते हुए लेके चला जाता है, और वो सोच रहा होता है कि सच में अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस सेक्टर 50 से बाहर। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो स्वागत है आप सभी हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस मेज की एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है रे जो उस गाड़ी को लेके उस सेक्टर 50 से भग के आ गया होता है। और दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर गाड़ी रोक के उसकी डिग्गी में देखने लग जाता है और कहता है कि ये सभी चीज़ें कि तुमने पहले से ही प्रिपेयर करनी थी। और दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ पानी की बोतल और खाने को। और दिखाया जाता है कि शाम हो गई होती है और दिन छुपने को होता है और वे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि इस तरीके से तो मैं कुछ दिन में पहुंचूंगा इस अगले सेक्टर में। और दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे रे आग जला के बैठा होता है और सोचने लग जाता है कि मुझे जल्दी से जल्दी मैजिक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा जब मैं नेक्स्ट सेक्टर में पहुंच जाऊंगा तो। मगर अभी जो मुझको पता है, और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कहता है कि यहाँ पे दो तरीके के माना होते हैं, कि एक रेड माना जिसको तुम बिना कोई प्रिपरेशन के आराम से यूज कर सकते हो, और एक दूसरा माना जिसमें तुम्हें उस दूसरे कलर को इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा। और इसे कहते हुए वो रेड माना को अपने वेसल की तरफ लेते जा रहा होता है और उसको भरने लगे और हमें बताता है कि माना जो है इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता, मगर इसे मैं अपने कुछ इमोशंस के साथ चैनल करूँ तो इससे जो माना है वो आसानी से चलता है। जैसे कि रेंज, जब मैं गुस्सा था मैं इसके बारे में सोचूं और तभी दिखाया जाता है उसके वेसल की तरफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा माना हो जाता है, मगर तभी रे रुक के कहने लग जाता है कि इतना ही मैं कह सकता था। जैसे ही मैं अपने इमोशन पे से अपना कंसंट्रेशन हटाता हूँ तो जो मेरा माना है वो वापस से ख़त्म होने लग जाता है। चलो ठीक है, अब मैं कॉम्बिनेशन को ट्राई करके देखता हूँ। और वो अपना हाथ आगे करता है जिससे दिखाया जाता है कुछ अलग अलग रंग के माना उसके हाथ की तरफ जाने लग जाते हैं और वो उन सभी माना को अपने हाथ में लेते हुए कुछ करने की कोशिश करता है। मगर दिखाया जाता है कि अचानक से वो जितना भी माना होता है उसके हाथ से चला जाता है और तभी वो उसको देखता है और कहने लग जाता है कि माना कि जो माना है अगर वो एक दूसरे के फेवरेबल नहीं बैठते तो जो कंबाइनिंग होती है प्रोसेस की वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेती है और इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल पावर की ज़रूरत पड़ती है। मगर यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। चलो मैं दोबारा से ऐसे कंटिन्यू करके देखता हूँ, क्योंकि ये पहले ज़रूरी नहीं था मगर अब ये पहले से अलग है। अब मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मेरे पास एक रीज़न है। और तभी दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे वे दोबारा से गाड़ी चला के जा रहा होता है और फिर वो रुकता है आराम करने के लिए और फिर रात में वो अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करता है। और दिखाया जाता है कि वो स्नो मैजिक को परफॉर्म कर लेता है और फिर विंड मैजिक को और फिर उसके बाद अर्थ मैजिक को। और तभी वो रुकते हुए क्या होता है कि चलो ठीक है, आज के लिए ये बहुत है, अब मैं यहीं रुक जाता हूँ। और तभी वो उस बात को कह के अपनी गाड़ी के ऊपर ही लेट जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मैं इस माना को और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अपने वेसल में आराम से माना इकट्ठा करके रख सकूँ तो जो मैं यूज़ करता हूँ इस मैजिक का वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये जो सारी प्रोसेस होगी ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जैसा कि उस मेज के बेसल में जो सर्कल्स थे, जैसे मैं सेक्टर 49 में पहुंच जाऊंगा सबसे पहले मैं इसी चीज़ को ढूंढूंगा। और दिखाया जाता है सेक्टर 50 की 17 स्ट्रीट का, जहाँ पे वो सभी गोलम को ढूंढ रहे होते हैं। और दिखाया जाता है मेज को जो कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है। तभी एक बंदा उससे जाकर कुछ कहता है तो वो मेज कहता है क्या तुम्हें अभी तक नहीं मिला। तो वो आदमी डरते हुए कह रहा होता है कि सॉरी सर, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा रुक जाए हुए तो हम जल्दी से गोलम को ढूंढ लेंगे। तभी वो मेज कहता है कि जल्दी से इसके एंड को पकड़ो। तभी वो आदमी डर जाता है और दिखाया जाता है उसकी वो स्टिक को जिसको वो बाहर कर देता है। और दिखाया जाता है उस आदमी को जो कि बहुत ज़्यादा डरते हुए कह रहा होता है कि सॉरी सर, क्या आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दे। और जब ये वो मेज कुछ ना करते हुए कह रहा होता है कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं है जो मुझको समझते नहीं है। और दिखाया जाता है कि वो आदमी जो कि बहुत ज़्यादा डरते डरते उस स्टिक के एंड को जैसे ही टच करता है तो वहाँ से मैजिक रिलीज होता है। और दिखाया जाता है उसका हाथ जो कि जमने लग जाता है और कुछ ही देर में उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। और तभी मेज अपनी उस स्टिक से उसको गिरा देता है। जब ये कहता है कि ये सब यूजलेस है, तभी कोई आके कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ मिला है। और दिखाया जाता है वही सीन जहाँ पे रे ने उस गोलम को मार दिया था और उसकी मैजिक की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया था। और दिखाया जाता है वो आदमी वहाँ से कुछ मिट्टी उठाते हुए कह रहा होता है। तो मेज कहता है कि ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे गोलम था उसने लड़ाई की थी। तो वो आदमी कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक गोलम का पीस भी है छोटा सा। जबकि मेज उस अटैक की वजह से जो गड्ढा होता है उसे देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना फ्लो कर रहा है इस जगह पे, कि इस जगह पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज़ किया है। और तभी वो कहीं जाते हुए कह रहा होता है कि मैं वहाँ पे और ज़्यादा माना की सेंसेशन को फील कर सकता हूँ।
और तभी वो एक जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ उस धरती पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि तुम, तो पीछे वाला बंदा कह रहा होता है कि हाँ सर। तो मेज कहता है क्या यहाँ पे कोई रहता था? तो आदमी बताता है कि हाँ, कि यहाँ पे पहले बच्चे रहा करते थे। तो मेज शौक होते हुए कह रहा होता है कि बच्चे? तो वो बंदा बताता है हाँ सर, कि ये जो एरिया था ये अनाथ बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सूटेड था और उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया होगा क्योंकि यहाँ वॉर हुई थी। और जबकि वो मेज सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कोई अनाथ इस तरीके से मैजिक को यूज़ कर सकता है, और तभी वो हंसने लग जाता है। और जबकि वो अपनी बात सही करते हुए सोच रहा होता है कि सच में क्या कोई बच्चा जो स्ट्रीटों पे घूमता रहता है और वो एक अनाथ है, वो इस तरीके से मैजिक को यूज़ कर सकता है। यहाँ तक कि उसने अपने आप से एक इन्फिनिटी स्मॉल कॉम्बिनेशन को अपने आप से सीख लिया जो कि इन्फिनाइट कॉम्बिनेशन से आता है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि यह सच में इम्पॉसिबल है। और तभी वो उस आदमी से कहता है कि ऐसा लगता है यहाँ पे कोई और मेज आया था और उसने इस गोलम को डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो तो यहाँ पे फिगर आउट करो कि यहाँ क्या हुआ था। तो वो बंदा भी मेज की बात मान जाता है। जब ये मेज वहाँ से जाते हुए सोचने लग जाता है मगर क्या हो ये कोई बच्चे का ही काम हो तो, कि ये इम्पॉसिबल है ऐसा होना। अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से मैजिक को यूज़ किया है तो वो सच में एक जीनियस है और एक ऐसा और वो एक ऐसा आर्क मेज बन जाएगा जो कि इस वर्ल्ड ने कभी नहीं देखा होगा। और दिखाया जाता है रे की तरफ जो कि सेक्टर 49 के बॉर्डर पर पहुंच गया होता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस मेज के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि रे उस सेक्टर 49 के बॉर्डर के पास पहुंच गया होता है और रे उस सेक्टर 49 को देखते हुए अपनी और नील के बीच की बातें याद कर रहा होता है। और दिखाया जाता है उस पुरानी बात को जहाँ पे नील बताता है कि जो मेरा बर्थ प्लेस है 42 सेक्टर वो बिल्कुल इसी जगह की तरह सिमिलर है मगर वहाँ पे और ज़्यादा मैस है। मगर मैं इन दोनों सेक्टर में डिफरेंस बताऊं कि यहाँ के और 42 सेक्टर के बीच में क्या अंतर है, तो बस ये इतना है कि ये 50 सेक्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बड़ी है और यहाँ के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रीट है। और तो बस वो बिल्कुल इसी सेक्टर की तरह है। और अगर तुम रिवर के साइड से ऊपर जाते जाओगे और तुम्हें हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दिखाया जाता है वे को जो कि उस 49 सेक्टर में अंदर जाने लग जाता है और वो उन बिल्डिंग को देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है जैसा कि नील ने बताया था। और तभी वो देखता है वहाँ कुछ बच्चों को जो कि वहाँ इधर से उधर भाग रहे होते हैं और कुछ अपना काम कर रहे होते हैं। तो देख देखते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि यहाँ पे एक गोलम तक नहीं है जैसा कि हमारे 50 सेक्टर में होता था। क्या वो उस 50 सेक्टर में भी पाई जाती हैं? और जबकि दिखाया जाता है वहाँ कुछ लोगों को जो इधर से उधर जा रहे होते हैं और अपनी कुछ बातें कर रहे होते हैं। जबकि रे 36 स्ट्रीट का बोर्ड देखते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि नील ने कहा था कि यहाँ हमारे 50 सेक्टर से दूनी स्ट्रीट हैं और अब मुझे यहाँ पे मैजिक के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी जितनी जल्दी हो सके, और सबसे ज़्यादा उस मेज के बारे में और उसके वेसल के सर्कल्स के बारे में। और यही चीज़ है जिससे मैं अपने रिवेंज आसानी से ले सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे को उस रेनबो के बारे में जानना है और उस मैजिक सिटी के बारे में भी। और इन सभी चीज़ों के लिए मुझे मनी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि मेरे पास पहले ही थोड़ा सा मनी है जो कि हेम्परी ने दिया था। मगर मुझे नहीं पता ये जर्नी कितनी ज़्यादा दिन लेगी और ये कब तक चलेगी। और तभी दे देखता है एक बिल्डिंग को जो कि होता है एक बुक स्टोर। तो दे उसका नाम पड़ता है वेरोनिका बुक स्टोर। जब ये वो सोचता है कि वेरोनिका, ये ऐसा लगता है कि ये किसी का नाम है मगर ये बुक स्टोर क्या होता है। और तभी वो दोबारा से अपनी और नील के बीच की बात याद करता है कि कैसे सभी चीज़ें उसे नील ने सिखाई हैं यहाँ तक कि पढ़ना भी। और इसीलिए वो अपने मन में ही नील को थैंक्स बोल रहा होता है। और तभी वो उस बिल्डिंग के अंदर देखते हुए कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और ये सारे खाने इन ऐसे स्क्वायर से भरे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लेटर्स हैं। और तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि रे पे चिल्लाता है। तभी रे देखता है और दिखाया जाता है उस बुक स्टोर के ऊपर एक खिड़की में जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि रे से चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या वो विंडो का गिलास तुमने तोड़ा था ना? मैंने सही कहा? और तुम ही वो थे जिसने यहाँ से इन बुक्स को चुराया है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। और जबकि वो इस बात को कहकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और जबकि वे सोचने लग जाता है कि बुक्स, कि इसने कहा ये जो अंदर चीज़ें रखी हुई हैं इनको बुक्स कहा जाता है। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं दोबारा से तुमसे कह रही हूँ कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और जबकि वे उसके वेसल का कलर देखते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जॉय और डिस्कम्फर्ट, एनोयंस फील हो रहा है। क्या ये संभव भी है कि ये इतने सारे इमोशन एक साथ फील कर सकती है?
और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते कि यहाँ पे बड़े लोग आने वाले हैं, क्या तुम अभी भी यहीं खड़े रहोगे? जबकि दे उस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। और वो उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। जबकि वो लड़की और ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए कहती है, क्या? कि तुमने अभी क्या कहा? कि तुम्हें पता भी है मेरे ग्रैंडफादर? और जबकि वो इतना ही बोल पाती है। जबकि देव वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और वो वहाँ से मुड़ के जाने लग जाता है। और तभी दिखाया जाता है देव जो कि स्ट्रीट पे चल रहा होता है। और तभी उसकी नज़र अपने जैसे कुछ बच्चों पे जाती है जो कि उसको बड़ी खतरनाक तरीके से घूर रहे होते हैं। जबकि इस चीज़ को देख के देव सोच रहा होता है, और वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट ही कर लिया था कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ एक स्ट्रेंजर हूँ जो कि इनकी स्ट्रीट पे चल रहा है। और इनको सच में ऐसा लगता होगा कि मैं इनको प्रोवोक कर रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है इस 50 सेक्टर से। और तभी दिखाया जाता है रे को, जो कि शाम होते कहनी अपनी गाड़ी में आ जाता है। और वो सोते हुए सोच रहा होता है, आज मैं बहुत सारी स्ट्रीट में घूमा हूँ, मगर मैजिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। और तभी वो अपनी आँख नीचे लेता है और सोचने लग जाता है कि मुझे कल और ज़्यादा जगह पर घूमना होगा जिससे मैं और ज़्यादा जान सकूँ। और तभी वो कुछ सुनता है और उसको मालूम पड़ जाता है कि वहाँ कुछ लोग हैं, कि मुझे पता ही था कि ये जरूर आएंगे। कि ऐसा लगता है वो तीन नहीं चार हैं वो। और दिखाया जाता है उन चारों लड़कों को जो कि पत्थर के पीछे रे की गाड़ी को देख रही होती हैं। और तभी वो छुपते छुपाते चारों बंदे उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। और तभी एक हुडी वाला लड़का कहता है, क्या हमें उसे मार देना चाहिए? तो टोपी वाला लड़का कहता है कि सबसे पहले हमें उसको आराम से निकालना होगा जिससे वो चिल्लाए ना। और तभी तीसरा लड़का कहता है कि हाँ, और हमें उसकी गाड़ी की चाबी भी ढूंढनी होंगी, और देखने से ऐसा लगता है कि इसकी गाड़ी में जरूर ही कुछ खाना होगा। और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि उस टोपी वाले बंदे के जाके हिट होता है, और जिससे दिखाया जाता है वो टोपी वाला लड़का जो कि वहीं जाके गिर जाता है। और जबकि वो दोनों लड़के चिल्लाते हुए साइड में हट जाते हैं और कहते होते हैं, ये क्या हुआ? और तभी दिखाया जाता है रे जो कि एक और अटैक उस हुडी वाले बंदे के सीने पे करता है। और दिखाया जाता है वो लड़का भी वहीं डेड हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है उस तीसरे बंदे को जो कि एक पाइप लेके रे पे अटैक करने के लिए आता है, और कहता है कि तुम मरो बास्टर्ड। और तभी रे उस पाइप को पकड़ लेता है, और वो उस पाइप को फेंकते हुए उस लड़के की तरफ आता है। और जबकि वो लड़का वहीं गिर जाता है, और वो कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ। और दिखाया जाता है कि रे के हाथ में एक कपड़ा होता है जिसके एंड पे पत्थर बंधे होते हैं। और रे गुस्से में कहता है उस लड़के से कि अब अपने दांत संभालो। और तभी हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं उनके पिटने की। और तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद कर जहाँ पे वो तीनों पिट पिटा के बैठे होते हैं। जबकि रे उन तीनों लड़कों से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम सभी लोग कितनी ज़्यादा स्ट्रीट को ओन करते हो। और वो गुस्से में कहता है, बताओ मुझे। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस मेज की एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो रे होता है वो उन तीनों से सवाल पूछता है कि मुझे बताओ तुम कितनी सारी स्ट्रीट को ओन करते हो। और इस बात को सुन के वो टोपी वाला बच्चा बिल्कुल शांत बैठा होता है। और तभी रे उसके साइड से एक अटैक करता है जो कि उसके मुंह के पास होके जाता है। तभी वो लड़का बोलता है कि हम तीन स्ट्रीट को ओन करते हैं। तो वे बड़े डरावने अंदाज में पूछता है कि कौन सी? जबकि वो लड़का रोते हुए आंसर करता है कि 23 से लेकर 25 तक। जबकि वे उसके वेसल का कलर देखता है कि डर, एंग्जाइटी इसका मतलब। और तभी वे उसके हाथ पे अटैक करता है और कहता है कि झूठ बोल रहे हो। और इस चीज़ को देख के जो दोनों लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जबकि वो लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जबकि वे उस लड़के को निपटा के अगले लड़के के पास आ जाता है और उसको बड़ी डरावने तरीके से पूछता है कि तुम? तो वो लड़का डर के मारे कहता है कि मैं तुमको सब चीज़ बता दूंगा, कि हम 14 स्ट्रीट को ओन करते हैं, और हमारे पास 52 मेंबर्स हैं सभी। और हमारा जो लीडर है उसका नाम कैडिक, और जो हमारा बेस है वो एक अबेंडेंट फैक्ट्री है। और वो इस बात को कह के अपने सर को झुका लेता है। जबकि वे इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि 14 स्ट्रीट, ये जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बड़ा है। और तभी वे उस लड़के से कहता है कि अपने सिर को ऊपर करो। तो वो लड़का अपने सिर को ऊपर कर लेता है, और वे उस लड़के से उसका नाम पूछता है। तो वो बता देता है कि मेरा नाम नीसू है। कि अच्छा नीसू, कि तुम्हारे लीडर ने तुमको क्या ऑर्डर दिए हैं? फिर वो लड़का बताता है कि तुमको जब तक मारना, जब तक तुम अधमरी हालत में ना आ जाओ, और अगर तुम्हारे पास जो भी फूड हो तो उसको ले आओ। और और तभी दिखाया जाता है कि जो उनका चौथा साथी होता है वो उस गाड़ी के ऊपर जाके बैठ जाता है अपने हाथ में एक चाकू लेके, और वो रे पे अटैक करने के लिए तैयार होता है। और जब भी वो लड़का कहता है कि उन्होंने कहा है वो सभी चीज़ें देख रहे हैं। और तभी दिखाया जाता है उस
लड़के को, जो कि दे पर अटैक करने के लिए उस गाड़ी पर से कूद जाता है। और जब कि दे कहता है अच्छा, और वो अपने अंदर से मैजिक रिलीज करने लग जाता है। अच्छा, तो वो मुझको देख रहा है। और तभी दिखाया जाता है रे की मैजिक की वजह से वहाँ पे धूल उड़ने लग जाती है। और वो जो लड़का कूद के आता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, और वो सोचने लग जाता है कि अचानक से यहाँ हवा कैसे आ गई। और जब भी वो सोच रहा होता है कि जो डस्ट है यहाँ पे वो मेरी आंखों में जा रही है। और तभी दिखाया जाता है दो अटैक जो उसके ऊपर आके लैंड करते हैं। आ जाता है वो लड़का, वो वहीं गिर जाता है और वो अपने मुंह से खून खांसने लग जाता है। और जबकि रे उसके पास और वो उस लड़के के बालों को पकड़ते हुए बड़ी डरावने अंदाज में कहता है कि वही नहीं है जो सभी चीजें देख रहा है। और जब भी दिखाया जाता है उस लड़के की हालत जो कि बहुत ज्यादा बुरी होती है। और सीन कट के दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे रे उन स्ट्रीट पे घूमते हुए सोच रहा होता है। जैसा कि सेक्टर 3 में था, ऐसे ही यहाँ सेक्टर 49 में मैजिक के बारे में कोई नहीं जानता। और मैंने यहाँ पे आके सुना है कि जो बुक्स होती हैं वो बंडल है पेपर का, और जिनके अंदर हर एक तरह की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर उसमें हर एक तरह की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो उसमें मैजिक के बारे में जरूर कुछ ना कुछ होगा। और तभी दिखाया जाता है कोई लड़का जो कहता है कि तुम, और दिखाया जाता है वो तीन लड़के होते हैं, जिनमें से उनका बीच वाला लड़का कहता है क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो, और हम तुमसे यहाँ कोई फाइट करने नहीं आए हैं, तो आराम से थोड़ा कूल डाउन हो जाओ। जबकि देव पूछता है क्या तुम भी वही लड़के हो जो उनके साथ है जो कल मुझको पीटने आए थे। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा कि तुमने एनाटोली हॉर्न और मेलवेयर को पीट के अधमरा कर दिया, वो भी एक स्टाइल में। और इसीलिए हमारे जो बॉस हैं वो तुमको लाइक कर रहे हैं। और जबकि तुम अच्छे ही हो फाइटिंग में, तो और वो एक पर्चा निकाल लेता है हाथ में और उसको देखते हुए कहने लग जाता है तभी वो, क्या तुम में से किसी को पढ़ना आता है। तो उसके साइड वाला लड़का कहता है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता। जबकि दूसरी साइड वाला लड़का कहता है कि हमें कैसे पता होगा कि पढ़ना कैसे है। जबकि वो बीच वाला लड़का कहता है कि उन्होंने कहा था जैसा कि इसमें लिखा है ऐसा ही उसको पढ़ के बताना है। तभी दे उसके हाथ में से उस पर्चे को छीन लेता है और कहता है लाओ इसे मुझे दो, ये मैं खुद से पढ़ूंगा। जबकि वो लड़का कहता है क्या तुम्हें पढ़ना आता है। और जब भी दिखाया जाता है उन तीनों में से लंबे लड़के को, जो कहता है क्या ये कोई स्ट्रीट से नहीं है। जब भी दिखाया जाता है दूसरे साइड वाले लड़के को, जो कहता है कि इसको पढ़ना किस तरीके से आता है। जबकि वो बीच वाला लड़का कहता है कि खाली बॉस और बेवर को पता है कि किस तरीके से पढ़ते हैं। जबकि दिखाया जाता है उस पर्चे में लिखा हुआ होता है कि मेरे पास आके काम करो और मैं ये श्योर करूंगा तुम इस तरीके से कहीं नहीं भटकोगे। जबकि वो लड़का रे से पूछता है कि इस पर्चे पे क्या लिखा है। तो रे कहता है कि तुम बताओ कि तुम अपने लीडर को कैसे बनाते हो। तो वो लड़का कहता है क्या। तो रे दोबारा से पूछता है कि मैं ये तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम अपने ग्रुप के लीडर को किस तरीके से चुनते हो। तो लड़का बताता है कि फाइट करके जो भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो हमारे ग्रुप का लीडर बन जाता है। तो देव वहाँ से मुड़ के जाते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। तो लड़का पूछता है मगर कहाँ। तो देव कहता है कि तुम्हारे लीडर से मिलने। और जब भी दिखाया जाता है वो चारों ही वो अबेंडन फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ पे उनका ग्रुप होता है। और जबकि वो लड़का उसको बताते हुए कह रहा होता है कि ये है। और जबकि वो इस बात को करके वहाँ के गेट को खोल देता है और वो चारों ही लोग अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वे अंदर पहुँचता है तभी दिखाया जाता है वो गेट वो बंद हो जाता है और दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं जो इधर से उधर खड़े हुए होते हैं। और जबकि दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि सोफे पे बैठा होता है। और जैसे ही वे आता है तो वो उससे कहता है कि अच्छा तो वो तुम हो। और वो वहाँ से उठ के चलते हुए आता है और कह रहा होता है कि हाय, मेरा नाम कैडविक है। तो वहाँ मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा नाम रे है। और तभी रे को कुछ चीज़ सेंस होती है और वो इस चीज़ को देख के शौक हो जाता है। क्या होता है क्या। खाया जाता है कैजिक के हाथ की रिंग, जिसमें से बहुत ज़्यादा माना ओवरफ्लो कर रहा होता है। तो वो इसे देखते हुए कह रहा होता है कि मैंने बहुत बार कबाड़े में से माना को निकलते हुए देखा है, मगर ये इतना ज़्यादा माना मैंने आज तक कभी ओवरफ्लो होते नहीं देखा। जबकि दिखाया जाता है कैजिक को, जो कि सोफे पे जाके बैठ जाता है और उसके सामने ही रे बैठ जाता है। और कैजिक कहता है कि आराम से बैठो, मैंने यहाँ तुम्हें किसी एनिमी के रूप में नहीं बल्कि एक गेस्ट के रूप में इनवाइट किया है। जबकि दिखाया जाता है उनमें से कुछ लड़कों को जो कि रे के पीछे जाके बड़ी खतरनाक तरीके से उसको देखने लग जाते हैं। जबकि रे इस चीज़ को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये इस तरीके से अपना डोमिनेंस फैला रहा है कि ये मेरी एज का होगा, मगर इसकी जो लीडरशिप है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ तक कि कुछ बड़े लोगों से भी। जबकि कैडविक कहता है मैं तुमको अब पहले से ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ, जबकि मैंने तुमको देख ही लिया है तो तुम में सच में स्टील का जिगरा है।
और वैसे तुम कहाँ से हो? मैंने सुना था कि तुम यहाँ पे एक कार से आई हो। तो ये बताता है कि वो सेक्टर 50 से आया है। और इस बात को सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। और जबकि वहाँ सभी लड़के इसी बारे में बात करने लग जाते हैं, जिनमें से कोई कहता है, क्या ये झूठ बोल रहा है? मैंने ये कभी नहीं सुना कि कोई सेक्टर 50 से यहाँ पे आए। और तभी कोई और कहता है, मैंने सुना है यहाँ से जो अगला सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा दूर है। दूसरा कहता है, मैंने भी सुना है कि यहाँ से वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका मतलब ये अपने आप से उस गाड़ी को चला के लेके आया, वो भी इतनी ज़्यादा दूर। जबकि केजेक अपने हाथ का इशारा करते हुए कह रहा होता है कि बहुत हुआ, चुप हो जाओ। और तभी केजेक कहता है कि अगर ये सही है तो तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो। तो अब तुम और ज़्यादा क्वालिफाइड हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के लिए। तो दे कहता है, ऑर्गेनाइजेशन? तो कैजिक बताता है, हाँ तुमने सही कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन है। और हम प्लान कर रहे हैं कि अब हम एक जल्दी एक रियल ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाएंगे, जिसका नाम है मार्क रेड। और ये एक सेक्टर 45 की बहुत ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। और हमने उनसे एग्रीमेंट कर लिया है, जैसे ही हम अपने ग्रुप में 66 मेंबर को रिक्रूट कर लेंगे, वैसे ही हम मार्क एम में जुड़ जाएंगे। तो ये तुम्हें कैसा लगा? क्या ये अच्छा रीज़न नहीं है कि तुम्हें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाना चाहिए? और ये तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपने स्टेटस को रेज कर सकते हो। तो ये कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक ग्रुप में एंटर करना ये इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। तो कैट वहाँ रिलैक्स होते हुए कह रहा होता है कि हाँ सही कहा, ये तुम्हारा अच्छा डिसीजन है कि तुम हमारी फैमिली में वो इतना कह ही पाता है। तो उससे पहले ये कहता है कि वैसे मैं किसी ऐसे के लिए काम करने के लिए मना करता हूँ जो कि मुझसे कमज़ोर है। जबकि इस बात को सुन के सभी लोग शांत हो जाते हैं। और जब ये कैडेट गुस्सा करते हुए उठता है, क्या तुमने क्या कहा? कि तुमने कहा कि मैं तुमसे वीक हूँ? तो इसका मतलब, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनत मिस के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे कैडेट गुस्से में कहता है, क्या तुमने ये कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा वीक हूँ? तो दे कहता है, हाँ, जब हम सेक्टर 50 में थे तो हम अपना लीडर इसी से डिसाइड करते थे कौन हम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। और जबकि इस बात को सुन के जो कैडेट के सभी साथी होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती हैं। जबकि दे कहता है, ना कि इस बात से कि हम कितनी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। और इस बात को सुन के जो कैजिक के पीछे लड़के खड़े होते हैं उनमें से गुस्से में आके रे को मारने जाने लगता है और कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और वो तक क्या ही पाता है उससे पहले कैजिक उस लड़के का गला पकड़ लेता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तुम्हें पता है कि मैं ये कितना ज़्यादा हेट करता हूँ कि कोई मुझे बीच में इंटरप्ट करे? और वो इस बात को कहते हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उसको देख रहा होता है। जबकि वो लड़का बड़ी बुरी हालत में ही कैजिक से माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो सर। जबकि वे उसके अंदर से उस रेडमाना को इमिट होते हुए देख के कह रहा होता है कि ये स्ट्रेंथनिंग मैजिक का यूज़ कर रहा है, मगर देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये इसे अपने आप से यूज़ कर रहा है। क्या ऐसा लगता है कि ये जो रिंग पहन रखी है इसने, ये माना अपने आप से इमिट कर रही है? और जबकि वे इस बात को देखते हुए एक लड़के से पूछता है कि ये कब जाके ख़त्म होगा? तो वो लड़का धीमी आवाज़ में कहता है, जब तक बॉस चाहेंगे। जबकि वे सोचने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस रिंग को ब्रेक कर सकता हूँ। और वो अपनी उंगली को आगे करता है और तभी दिखाया जाता है वो रिंग को, जो कि रे की मैजिक की वजह से उसमें से माना निकलना बंद हो जाता है। जबकि कैजिक उस लड़के को छोड़ देता है और दिखाया जाता है वो लड़का जो कि वहीं अपने घुटनों के बल आ जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। और तभी कैजिक हंसते हुए अपने बालों पर हाथ रखता है और उन्हें सहलाते हुए कह रहा होता है कि सॉरी, कि मैं थोड़ा सा गर्म हो गया था। जबकि रे देखते हुए कह रहा होता है कि अचानक से इसका इमोशनल चेंज कैसे चेंज हो सकता है? तभी कैडिक वहाँ रे की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब हम अपनी बातों को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ से हमने छोड़ी थी। और तुम कह रहे थे कि मैं तुमसे ज़्यादा बिगू, मैंने सही कहा? चलो इसे टेस्ट कर लेते हैं हम। तो रे भी कहता है हाँ, कि तुम मुझसे ज़्यादा वीक हो। और जबकि इस चीज़ को जैसे ही रे कहता है तभी दिखाया जाता है एक चेयर जो कि रे के साइड में होकर निकल के जाती है। और ये अटैक कैजिक ने किया होता है, जो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज़ को दोबारा से कहने की? और वो गुस्से में अपने सभी साथियों से कहता है, क्या तुम लोग भी यही सोचते हो कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है? तो वो उसके सभी बंदे घबराते हुए कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जबकि दूसरा कहता है, हाँ ऑफ कोर्स तुम सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और तीसरा कहता है कि सही कहा, तुम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। जबकि वे इन सभी चीज़ों को देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो रिंग है ये कैजिक के इमोशन के साथ रिएक्ट कर रही है। मैं जैसे देख सकता हूँ जैसे इस रिंग का माना कट हुआ तो तुरंत ही इसके इमोशन में चेंजेस आ गए और इसको खुद को नहीं पता है कि ये रिंग इसके साथ क्या कर रही है।
जबकि कैडी दोबारा से शांत हो जाता है और कह रहा होता है चलो ठीक है रे, तो तुम मेरी स्ट्रेंथ देखना चाहते हो। तो रे भी कहता है कि चलो ये फाइट करके देखते हैं कि ये लीडर की पोजीशन किसको मिलती है कैड्रिक। अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। जबकि कैड्रिक भी हंसते हुए कह रहा होता है कि अच्छा है, चलो ठीक है, इसे हम एक हफ्ते बाद करते हैं। और वो अपनी क्रीपी सी स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि हम अपनी फाइट जब करेंगे जब सभी लोग हमको देखेंगे, और इसका मतलब मेरे सभी साथी और अदर गैंग्स के भी सभी लोग यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। और इस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि हम में से कौन स्ट्रांग है। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो रे वहाँ बैठा हुआ कहता है कि ठीक है, मगर ये जो रिंग है ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो कैजिक भी कहता है तुम्हें पता लग जाएगा अगर तुम मुझे डिफीट कर दोगे तो। वैसे ये कभी होने नहीं वाला है। और दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे रे कहीं जाते हुए सोच रहा होता है कि वैसे वो रिंग थी क्या। और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि रे पे हिट होने वाला होता है, मगर उससे पहले रे उसको पकड़ लेता है। और दिखाया जाता है कि वो एक पत्थर होता है जो किसी ने रे की तरफ फेंका होता है। और तभी दिखाया जाता है कुछ लड़कों को जिनमें से किसी ने ये फेंका होता है। और वो लड़का कहता है कि मुझे नहीं लगाता कि तुम इसे कैच कर लोगे। और दिखाया जाता है वो चार लड़कों को जिनमें से दो के हाथ में बेसबॉल बैट होती हैं। और उनमें से एक आगे वाला लड़का कहता है कि तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि तुम यहाँ पे आराम से चल सकते हो। और तभी दिखाया जाता है दूसरी साइड में जहाँ और लड़के होते हैं, और उनमें से एक कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अपने माइंड को खो चुके हो। और दिखाया जाता है रे को जो उन दोनों पार्टीज के बीच में होता है। तभी उनमें से एक लड़का रे से कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हम यहाँ पहले से ही भागते हैं और हम ये तुम्हारे इस एटीट्यूड को फिक्स कर देंगे। और तभी वो इतना कह ही पाता है उससे पहले रे कहता है कि चुप रहो। और वो अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मुझसे फाइट करो। और वे इस बात को कह के बताने लग जाता है कि ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ जाता हूँ, मगर लोग मुझसे फाइट करने के लिए आ ही जाते हैं। और आज ये ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो कैजिक और मेरे बीच में फाइट होने वाली है इसकी वजह से ये सभी लोगों को पता लग गया है। और जैसे ही कैजिक ने कहा था कि उसकी जो गैंग है वो मुझ पर हमला नहीं करेगी, मगर ये चीज़ दूसरे गैंग मेंबर पे अप्लाई नहीं होती। उनके लिए अगर कोई स्ट्रेंजर स्ट्रीट पे आराम से चल रहा है, वो भी बिना हर्ट हुए, तो वो उनकी प्राइड को ठेस पहुंचाता है। और यहाँ तक कि जो अदर गैंग मेंबर हैं वो अपनी अलायंस को फॉर्म कर रहे हैं, वो भी मुझे देखने के लिए। और जबकि वो इस बात को कहते हुए उन सभी लड़कों से फाइट कर रहा होता है, तभी वो अपने गाल पे से खून पहुँचते हुए कह रहा होता है वैसे ये सभी चीज़ें मेरे प्लान के हिसाब से जा रही हैं, और जो मेरा मैजिक है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है जितना मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लूँगा तो मेरी जो स्पेल कास्ट करने की स्पीड होगी वो और ज़्यादा फास्टर हो जाएगी, और जो मेरी मेंटल पावर है वो कम कंज्यूम होगी। तो इस तरीके से कि फ़ाइट करने के लिए लोग यहाँ पे आते भी हैं, तो इससे मेरा ही फ़ायदा है। और तभी वो उन सभी लड़कों को वहाँ पीट देता है, और तभी किसी से कहता है कि वैसे तुम मुझे यहाँ कितनी देर रुक कर देखने वाले हो। और तभी दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अपनी टोपी सही करते हुए एक दीवार के पीछे से निकल के आता है। और वो कहता है कि ग्रे हेयर और बिना कोई एक्सप्रेशन का चेहरा, कि तुम क्या एक हंटर हो? और दिखाया जाता है उस दुबले पतले लड़के को, जबकि रे उस लड़के को देख के सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा छोटा है, मगर फिर भी ये यहाँ क्यों आया है। और मुझे नहीं लगता कि ये फाइटिंग में भी अच्छा हुआ, ये वजह बियर्ड है। तभी रे उस लड़के के आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम अपने चश्मों को उतार दो, कि इससे जो मेरे हाथ हैं उसमें लग जाएगी। जबकि वो लड़का इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है, और रे को रोकते हुए कह रहा होता है क्या, एक मिनट रुको। और वो डरते हुए कहता है कि मैं यहाँ तुमसे कोई फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस बात को सुन के रे कंफ्यूज हो जाता है, जबकि वो लड़का सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये कंफ्यूज है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तभी वो लड़का रे से कहता है कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। तो मैं क्या लगता है कि मैं इस तरीके की बॉडी के साथ कोई फाइट भी कर सकता हूँ किसी से? तो रे पूछता है मगर फिर तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझको इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो लड़का कहता है कि मेरा नाम फिलिप है और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और इस तरीके के हमारे यहाँ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस मेज के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे फिलिप ने रे को कुछ ऑफर के बारे में कहा होता है, जिसके बाद दिखाया जाता है सीन जहाँ पे जो फिलिप होता है वो रे को गाइड करते हुए कहीं ले जा रहा होता है, और उसको बताता है कि इस तरफ मैं इस ईस्टर्न गार्बेज डंप में काम करता हूँ। और वो रे को हंटर कहते हुए बुलाता है कि हंटर, तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स सुने हैं, तो हर एक कोई लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहा होता है।
तो रे हंटर शब्द को सुन के याद कर रहा होता है कि कैसे उसने सभी बच्चों को पीटा था, जिस वजह से सभी लोग अब उसको एक अलग ही तरीके से देखते हैं। और दिखाया जाता है कि वो दोनों ही चलते हुए कहीं पहुंच जाते हैं, जबकि फिलिप कहते लो हम यहाँ आ गए। और दिखाया जाता है एक बिल्डिंग को, जिसको फिलिप खोल के अंदर को आता है, और जहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चों को जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है क्या तुम मुझे उस शू पॉलिश को दे सकते हो, जबकि दूसरा कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता वो मेरे शूज़ हैं। और जबकि दिखाया जाता है एक दूसरे लड़के को जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या तुम मेरी जगह पे थर्ड स्ट्रीट में जा सकते हो, कि वो एक डिलीवरी का काम है। जबकि रे इस चीज़ को देखते हुए कह रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा ह्यूज है। जबकि फिलिप अपनी चमकती हुई आंखों के साथ कह रहा होता है कि तुम्हारा स्वागत है फिलिप होटल में। और हमें बताया जाता है कि ये फिलिप होटल है जिसका ओनर फिलिप है। वो दोनों ही चलते हुए बात करते जा रही होती हैं। तो रे फिलिप से पूछता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ 100 से भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो फिलिप बताता है कि हाँ, अगर मैं एक्यूरेटली बताऊँ तो यहाँ पे 186 पीपल हैं, जिसमें अगर वो बाहर वाला बंदा काम कर रहा है उसको भी इंक्लूड करें। जबकि रे अपनी नज़रें घुमाते हुए देख रहा होता है और फिलिप से कहता है कि यहाँ पे इन सभी को देख के कुछ कॉमन सा नज़र आ रहा है मुझे। तो फिलिप कहता है कि तुमने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया। तो रे कहता है हाँ, कि ऐसा लगता है कि ये जो सभी बच्चे हैं ये किसी और ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी छोटे हैं या फिर इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो फिलिप कहता है हाँ तुम सही हो, तुम्हारे पास एक साल भाई है। हमारे यहाँ पे सेक्टर 49 में बहुत ज़्यादा माइंस हैं। तो रे उसका जवाब देते हुए कहता है तो इसका मतलब यहाँ जो एडल्ट हैं उनकी मरने की संख्या ज़्यादा है। तो फिलिप कहता है अच्छा, तुम खाली फाइटिंग में भी अच्छे नहीं हो। और फिलिप बताता है कि तुमने सही कहा, उस वजह से जो और काम है वो रहने लग जाता है। इसलिए जो शॉपकीपर होते हैं उनको ना चाहते हुए भी बच्चों के लिए ही काम करने के लिए देना पड़ता है। यहाँ तक कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं जो यहाँ स्ट्रीट को हैंडल करती हैं, और उसके बदले में हमने उनसे थोड़े से काम के लिए हाथ मिला रखा है। और जो ग्रुप हैं जो यहाँ इन स्ट्रीट को हैंडल करते हैं, हम उनको थोड़ा सा पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर हैं वो आराम से यहाँ काम करते रहते हैं। और वो खुश होते हुए कहता है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में कहूँ तो मैं एक ब्रोकर हूँ, और यहाँ तक कि मैं लोगों को छत भी प्रोवाइड करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री है। जबकि ये कहता है तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये तुमने खुद अपने आप से क्रिएट की हैं। तो फिलिप कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा हार्ड था मुझको इस तरीके के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। जबकि कोई आवाज़ लगाते हुए कहता है फिलिप, तो हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि उन्हीं की तरफ भागते हुए आता है। तो फिलिप कहता है कि जोनाथन, कि तुम्हारी जो जॉब है वो किस तरीके की चल रही है। तो वो लड़का भागते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ पे मुझे कोई भी बुली नहीं करता जब मैं काम पे होता हूँ। और ये लो, ये मेरी इस मंथ का रेंट है। तो फिलिप कहता है चलो ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। जबकि जोनाथन वहाँ से जा रहा होता है और फिलिप को थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है, जबकि अपनी डायरी और पेन निकाल लेता है और उसमें जोनाथन की फीस के बारे में लिख देता है। और तभी देव पीछे से आके उस डायरी को देखने लग जाता है। तो फिलिप शॉक होते हुए कह रहा होता है कि सॉरी, कि मुझे माफ़ कर देना, कि मुझे ये चीज़ नोट करनी होगी जिससे मैं इसे भूल न जाऊँ। तो फिलिप उस नोटबुक को दे को देते हुए कह रहा होता है कि ये एक नोटबुक है जिसमें सारे होटल मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और तुम इसे आराम से देख सकते हो क्योंकि तुम इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रही हो। जबकि रे उस नोटबुक को खोल के देखने लग जाता है जहाँ पे रे के बारे में लिखा होता है कि वो एक हंटर है, और रूमर्स कहते हैं कि वो सेक्टर 50 से आया है, और वो इस सेक्टर 49 में एक कार के द्वारा आया है, जो कि साउथर्न गार्बेज के डंप में एक कार में रहता है। और जबकि वो बहुत ज़्यादा कम अपने एक्सप्रेशन को चेंज करता है, और वो फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसको अप्रोच करने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। तो वे इस चीज़ को पढ़ के फिलिप से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की है। तो फिलिप डरते हुए कह रहा होता है क्या तुम रीड कर सकते हो। तो वे कहता है हाँ थोड़ा बहुत। जबकि फिलिप डरते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मगर मैं लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो दे कहता है तुम मुझसे बिल्कुल अपोजिट हो, मैं इस चीज़ को कभी भी ट्राई करूँ मगर ये मुझसे नहीं हो सकता। जबकि फिलिप कुछ कहने की कोशिश करता है, तभी रे दोबारा से कहता है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कि इससे मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और वो उस नोटबुक को फिलिप को दे देता है। जबकि फिलिप भी थोड़ा सा हंसते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है। तभी फिलिप रे को कहीं लेके आ जाता है और उसको इशारा करते हुए बताता है कि हम यहाँ पे आ गए, और दिखाया जाता है सामने ही दो लड़कों को, जिनमें से एक सफ़ेद टी शर्ट वाला लड़का कहता है कि फिलिप, और जबकि दूसरा कहता है कि ये कौन है, कि तुम्हें पता है हम किसी को भी इस तरीके से अंदर नहीं जाने दे सकते। जबकि फिलिप हंस के रे की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि ये वही अंटर है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे होते हैं।
और इस चीज़ को सुन के वो दोनों ही लड़के डर जाते हैं। और जबकि फिलिप कहता है, और मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक गेस्ट को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। और जबकि दिखाया जाता है फिलिप और रे को, जो दोनों ही एक कमरे में आ जाते हैं। तो फिलिप कहता है कि ये जो प्लेस है यहाँ पे, इसको मैं यूज़ करता हूँ और तुम इसको अपने घर जैसा ही समझ सकते हो और आराम से यहाँ पे बैठो। और जबकि फिलिप वहाँ अपना कुछ काम करने लग जाता है, तो दे कहता है, और जब मैंने पहली बार तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे लगा तुम एक कॉमन मैन हो। जबकि फिलिप जोनाथन की दी हुई फीस को रखते हुए कह रहा होता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मगर जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। कि तुम हमेशा ही पैसे को दोबारा से कमा सकते हो, मगर जब तुम अपने क्रेडिट को लॉस्ट कर देते हो तो तुम उसको वापस से बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से कमा पाओगे। जबकि देव वहाँ बैठा सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि ये मेरी एज से भी कम लगता है। तो देव पूछता है, तो ये क्या है? तुमने कहा तुम मेरे लिए एक प्रपोजल देने वाले हो। जबकि फिलिप इस बात को सुन के सोचने लग जाता है कि ये सच में अभी भी बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मगर मुझे ये ओवरकम करना होगा अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है तो। और वो चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रपोजल है कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, और जब तुम क्रेडिट को पीट दोगे तो तुम हमारे न्यू लीडर बन जाओगे। जबकि वे इस बात को सुन के लिप की तरफ ही देख रहा होता है और वो उसके वैसल की तरफ नजर डालते हुए कह रहा होता है कि जो अब इसका ब्लैक माना है ये पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। ऐसा लगता है कि ये अब मुझसे कम डरा हुआ है, मगर अब ये बहुत ज़्यादा करेज के साथ आ रहा है। तो रे कहता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं वहाँ हार भी सकता हूँ? तो फिलिप कहता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है, मगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि तुम जीतोगे। जबकि रे पूछता है, मगर ऐसा क्यों? तो फिलिप बताता है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मुझे लोगों को देख के ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे अगर मैं किसी पर्सन के बिहेवियर को देख लेता हूँ और उसकी हैबिट को क्लोजली मॉनिटर करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया हो कि वो किस तरीके का पर्सन है। जैसे तुम ही को देख लो, जब तुम किसी भी पर्सन से बोलते हो तो तुम्हारी हैबिट है कि तुम अपनी निगाह को नीचा कर लेते हो और उसकी चेस्ट पे देखते हो, ना कि उसकी आंखों में। और मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों करते हो, और ऐसा लगता है कि पीपल के फेस और आई के बारे में कुछ तुम्हें पुराना ट्रॉमा है। और वैसे दोबारा से पॉइंट पे लौट के आते हैं, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं लोगों को देख के बता सकता हूँ, और तभी वे उसकी बात काटते हुए कहता है, क्या कुछ और वो उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरे बारे में और कौन सी हैबिट के बारे में नोटिस किया है कि वो कितनी है। तो फिलिप बताता है कि ऐसी कुछ और है। तो दिल दोबारा से पूछता है कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तो फिलिप अपना चश्मा सही करते हुए कह रहा होता है, जब तुम कोई कॉर्नर से बाहर निकलते हो तो हमेशा ही तुम अपना राइट पैर के साथ आगे बढ़ते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि तुम एक राइट हैंडेड पर्सन हो, या फिर ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि तुम पहले से ही किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहते हो कि तुम्हें किसी एनिमी के साथ एनकाउंटर ना हो जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से तुम फाइट करते हो। जबकि वे इस बात को सुनकर सोच रहा होता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इस तरीके से अपने बारे में डिटेल एनालिसिस सुन रहा हूँ। उससे पहले तो सब मुझे इसी तरीके से देखते थे कि तुम बहुत ज़्यादा डरावने हो, कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, कि तुम्हें हमारे साथ नहीं होना चाहिए। कि वो हमेशा मुझे किसी कोल्ड और स्कैरी पर्सन की तरह देखते थे। और इसके अलावा मैं एंगर और सैडनेस को ही फील कर सकता हूँ। मुझे और भी ज़्यादा अपने इमोशन को कंसंट्रेट करके फील करना होगा। तो मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये मेरे लिए एक हिंट है जिससे मैं कैसे अपने इमोशन को दोबारा से ग्रो कर सकता हूँ। जबकि दिखाया जाता है फिलिप की तरफ, जो फिर दोबारा से बता रहा होता है कि वैसे मैं कैजिक की हैबिट के बारे में बताऊं, वो जब भी अपनी फाइट करता है तो वो इमोशन के साथ बह जाता है। और जबकि तुम जब फाइट करते हो तो ऐसा लगता है कि तुम अपने अपोनेंट के मूव को पढ़ रहे हो और तुम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ अपना अगला अटैक करते हो। तो इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे जो चांसेस हैं विनिंग के वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात को सुन के रे कहता है, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इस बात को सुन के फिलिप थोड़ा सा शॉक होता है। जबकि रे वहाँ से उठ के जाने लग जाता है तो फिलिप पूछता है कि यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सभी चीज़ें एक्सप्लेन करके नहीं बताई, और यहाँ तक कि हमारी पेमेंट के बारे में भी बात नहीं हुई। तो रे कहता है, ये तुम अपने आप से देख लेना और इस चीज़ को कोई लाइटली मत लेना। जबकि फिलिप हंसते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा जैसा कि तुमने कहा है। और जबकि रे वहाँ से जाते हुए कहता है, और एक और कंडीशन है मेरे पास। तो फिलिप पूछता है कि वो क्या है? तो रे कहता है कि फिलिप, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कनेक्शन है यहाँ पे, तो मुझे किसी चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन। तो जीनियस मेज के एपिसोड 7 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे फिलिप और रे के बीच में कुछ बात हुई होती है, और उसके 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे दिखाया जाता है रे जो कि अपनी गाड़ी के साइड में बैठा हुआ होता है। दिखाया जाता है किसी को जो कि उसकी गाड़ी के नीचे उस गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, और वो कहता है
क्या ये सही है कि तुम सेक्टर 50 से हो? जबकि रे इस बात को सुन के वहाँ चुप बैठा होता है, और जबकि दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि उस गाड़ी को सही करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारी गाड़ी को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ कि तुम उस डेजर्ट को क्रॉस करके आई हो यहाँ पे। मगर वैसे ऐसा लगता है कि जैसे फिलिप जो है वो सच में तुम्हें लाइक करने लगा है, क्योंकि वो मुझ जैसे स्किल बंदे को बहुत कम ही भेजता है कहीं पे। तभी वो कहता है, क्या तुम वो मुझे रिंच और उन 6 mm के नट्स को दे सकते हो? तो रे अपनी मैजिक पावर की मदद से उन रिंच और नट्स को उठा के उस लड़के के साइड में रख देता है। जबकि लड़का उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये मेरे पास पहले से ही थे? क्या मैं इन्हें लेके आया था? जबकि रे इस बात को सुन के वहां चुप बैठा होता है। जबकि दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे वो लड़का उस गाड़ी को सही कर देता है, और वो रे से कहता है कि ये हो गया, कि ये जो इंजन था बस वो ओवर हीट कर रहा था, इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने इसका जो कूलिंग मटेरियल है वो इससे अच्छा डाल दिया है, तो ये अभी के लिए अच्छी रहेगी। और जबकि वो उसके कान में कुछ बताते हुए कह रहा होता है कि ये चीज़ मैंने अपनी दुकान से चुपके से लेके आया था, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है वहाँ पे। जबकि ये इस बात को सुन के कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़के को जो कि अपनी पैकिंग करते हुए कह रहा होता है कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये जो फ्लिप ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे, क्योंकि फ्लिप जो है वो हमारा सेवियर है, अगर वो नहीं होता तो अब तक हम कोई काम भी शुरू नहीं कर पाते, और इसीलिए हम उसको अपने पैसों में से कुछ परसेंट देने में कोई कंप्लेन नहीं करते। जबकि वे इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। और तभी वो लड़का अपने पास से एक पेज निकाल के वे को देते हुए कह रहा होता है कि ओह याद आया कि फिलिप ने कहा था ये मैं तुम्हें दे दूँ, कि उसने कहा था कि ये मेरे लिए हार्ड होगा कि मैं सारी चीज़ों को याद कर लूँ, तो इसलिए उसने इस पेपर पे लिख के मुझे तुम्हें डिलीवर करने के लिए दे दिया। और वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि ठीक है, अब हम बाद में मिलेंगे हंटर। जब कि रे उसी पेज को देखता है, और दिखाया जाता है पुराने सीन को, जहाँ पे रे और फिलिप बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रे ने कहा था कि उसको मेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। जबकि फिलिप कहता है कि मेज, मैंने उनके बारे में पहले सुना है, तो इसलिए कि मेरे पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन है, यहाँ तक कि जो आदमी थोड़ा सा सस्पिशियस भी है मेरे पास उनकी भी इन्फॉर्मेशन है, तो इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? और जबकि दे उसी बात को याद करके उस पेज को खोलता है और सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो खाली 2 दिनों में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेगा। और तभी वो उसमें पढ़ता है सेकंड स्टेज में वुल्फ बेकर का वुल्फ मैन, जिसकी एज 42 है, और वो एक बेकर है जो कि अपने हाथ में एक भारी बैग को लेके चलता है। और एक 8 स्ट्रीट में कैनी स्टोर का एंड्रयू, जिसकी एज 23 है, वो एक क्लर्क है और वो एक मेल है, और जो कि सूखे हुए वाइट ब्रेड खाता है बिना कोई एक्सप्रेशन को चेंज किए। जबकि वे इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के कह रहा होता है कि चलो मुझे यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तभी दिखाया जाता है एक शेफ जैसे कपड़े पहने एक आदमी को, जिसके दोनों हाथों में सामान होता है, और वो उसको लेके जा रहा होता है। जबकि वे उसको देखते हुए कह रहा होता है कि इसकी चेस्ट में कोई भी रिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई पर्सन नहीं है, और वो उस पेज पे से उसके नाम को काट देता है। तभी वो अगले आदमी के बारे में पढ़ता है कि कैसे एक पाइप जो ऊपर से गिरने वाली थी एक घंटी की वजह से, तो अचानक से वहां एक हवा आई, और वो आदमी एक्सीडेंट होने से बच गया, और उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ था। तो रे इस बात को पढ़ के सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये एक मेज हो सकता है। जबकि रे वहां से जाते हुए उस बैलून का स्टोर पे रुक जाता है, जहाँ पे देखता है 2 लड़कों को, जिनमें से एक लड़का कहता है कि अच्छा है, इनकी दुकान आज भी बंद है। तो उनमें से दूसरा सफेद शर्ट वाला कहता है कि इस तरीके से तो वो इसको खोल ही नहीं पाएंगे। तो वो ब्लू कपड़े वाला कहता है कि वो इस तरीके से कैसे खोल देंगे जब हम रोज उनकी दुकान में इन पत्थरों को फेंकते हैं। तो सफेद शर्ट वाला लड़का कहता है अगर हम यहीं रुक जाते हैं तो हमारा जो काम है ये खत्म नहीं होगा। तो वो ब्लू कपड़े वाला चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इडियट, कि उन्होंने कहा था वो हमको डबल पे करेंगे अगर वो इस दुकान को बेच देते हैं, तो इसलिए अभी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते। और वो हंसते हुए कहता है अब हम उनके उस सेकंड फ्लोर पे पत्थरों को फेंकेंगे, जो कि उनका कोई स्टोर नहीं बल्कि हाउस है। और वो उस पत्थर को देखते हुए कहता है कि हम उनको फोर्स कर देंगे कि वो यहाँ से निकल जाए। और वो उस पत्थर को फेंकने के लिए अपने हाथ को पीछे करता है और हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, कि मुझे तुम्हें दिखाने दो कि ये कैसे किया जाता है। तभी दिखाया जाता है लाल बालों वाली लड़की को, जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, कि मैंने तुम्हारी सभी बातों को सुन लिया है। तो वो तुम गाइस थे जो कि पत्थरों को फेंक रहे थे हमारे स्टोर पर, कि तुम बास्टर यहाँ से भाग जाओ। जबकि दे उसके वैसे के कलर देखते हुए कह रहा होता है कि येलो, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा करेज दिखा रही है। और रेड कलर जो कि इसके गुस्से को दिखा रहा है, और जबकि ब्लैक कलर जो कि उसके डर को दिखा रहा है। जबकि वो ब्लू कपड़ों वाला लड़का कहता है हे, क्या हम तुम्हें नहीं देख सकते कि तुम किस तरीके से डर में कब कपा रही हो? तो वो सफ़ेद कपड़ों वाला कहता है
कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हारे पास एक हाउस है, कि हमारे पास सोने लायक भी जगह नहीं है। जबकि वो लड़की कांपते हुए कह रही होती है कि चुप रहो, कि यहाँ पे बड़े लोग, और वो तक कही पाती है कि दिखाया जाता है एक पत्थर जो कि उसके मुंह के पास होकर बिल्कुल गुजर जाता है और पीछे जाके दीवार में लगता है। और जबकि वो ब्लू कपड़ों वाला हंसते हुए कहता है कि किसको नहीं पता है कि तुम्हारे घर में खाली कुछ बच्चे और एक बूढ़ा व्यक्ति है। जबकि वो लड़का कहता है कि चुप रहो, अब यहाँ से भग जाओ। और दिखाया जाता है उस सफेद कपड़ों वाले लड़के को जो कि पत्थर फेंकते हुए कह रहा होता है कि चलो ठीक है, कि ये अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे चेहरे पे मारूंगा। और दिखाया जाता है उस पत्थर को जो कि सीधे ही उसके फेस की तरफ जा रहा होता है। तभी वे अपने मैजिक से उसको रोकने के लिए तैयार होता है। फिर वो कुछ देखता है कि वो जो लड़की होती है वो विंड मैजिक को यूज करती है और उस पत्थर को पीछे दीवार उनके बीच में होकर गिराती है। जबकि वो व्हाइट कपड़ों वाला लड़का कहता है कि अभी ये क्या हुआ। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, जबकि वे इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में एक मेज है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस मेज के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे रे उस लड़की को मैजिक यूज करते हुए देख के शौक हो जाता है। जबकि उन दोनों लड़कों में से एक कहता है कि अभी वो क्या था, दूसरा ब्लू शर्ट वाला लड़का उस सफेद शर्ट वाले कंधे, तो उसके पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है हमने कुछ इमेजिन कर दिया था, चलो दोबारा से ट्राई करते हैं। और जबकि ये सोच रहा होता है कि नहीं, वो सच में एक मैजिक था। जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि डरी हुई होती है और वो उनसे चिल्ला के कहती है कि यहाँ से भाग जाओ। और जबकि दिखाया जाता है उन दोनों लड़कों को जो कि अपने हाथों में पत्थर लेके उस लड़की की तरफ अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि इतना ज़्यादा टफ बनने की प्रिटेंडिंग मत करो और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती अब। और दिखाया जाता है उन दोनों लड़कों ने उन पत्थर को सीधा ही उस लड़की की तरफ एम करके फेंक दिया होता है। जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि अपनी आंख मीची रहती है और सोचने लग जाती है मैं इन सभी को ब्लॉक नहीं कर सकती। तभी दिखाया जाता है जो कि अपनी मैजिक पावर को यूज करने लग जाता है। और तभी दिखाया जाता है उस मैजिक की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलने लग जाती है। तो दोनों लड़के कह रहे होते हैं कि यहाँ पे दोबारा से इतनी ज़्यादा विंड कहाँ से आ सकती है। और तभी दिखाया जाता है वो पत्थर, जिसमें से एक पत्थर उस ब्लू कपड़ों वाले लड़के को आके लगता है। और जब ये वो सफ़ेद कपड़ों वाला लड़का इस चीज़ को देख के शौक हो जाता है और वो उस लड़के को देख के कह रहा होता है क्या। और तभी दिखाया जाता है उस पे भी उसका ही फेंका हुआ पत्थर आके लगता है। और वे उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। जबकि वो लड़की इस चीज़ को देख के शौक होती है। और जब भी दिखाया जाता है उन दोनों लड़कों को जिनको दे ने एक जगह लाके सेडिन के पास डाल दिया होता है। जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि रे के पास आके और वो नीचे आके रे को थैंक यू कर रही होती है। जबकि रे उससे कहता है कि इसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे तुझसे कुछ चीज़ जाननी है। तो लड़की कहती है क्या मुझसे। तो रे पूछता है हाँ क्या तुम एक मेज हो। तो लड़की कहती है क्या तुमने भी मैजिक यूज किया था जब, मैंने सही कहा ना। और तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को घूर रही होती हैं। जबकि वो लड़की खांसते हुए कहती है कैसा रहेगा अगर हम अंदर चल के बात करें। और दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अंदर आ जाते हैं और वो लड़की केज लगाते हुए कह रही होती है कि मेरा नाम वेरोनिका है। जबकि वे अपना नाम बताता है तो लड़की कहती है वे, अच्छा। और वो उससे दुआ से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना पिछली बार के लिए जो मैंने तुमसे बुरा भला कह दिया था। मैंने सोचा था कि वो तुम ही हो जो यहाँ पे पत्थरों को फेंक रही हो। जबकि वे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये सिचुएशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जबकि वो लड़की माफ़ी मांगते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रबल में पड़ जाती। तो वे कहता है तुम्हें बार बार मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इस बुक स्टोर को देखना चाहता था। जबकि वे सोच रहा होता है कि मैं यहाँ आके बस कुछ मैजिकल नॉलेज के बारे में जानना चाहता था, मगर मैं यहाँ पे मेज से मिल लूँगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो लड़की कहती है क्या सच में। और वो सोच रही होती है कि ये लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। जबकि वे वहाँ पे बैठ के वेरोनिका से पूछता है कि वेरोनिका कि तुमने मैजिक कहाँ से सीखा है। तो वेरोनिका बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर उन्होंने मुझे सिखाया है। रे उसके पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर भी मैजिक यूज कर सकते हैं। तो वेरोनिका कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक मेज है। तो देव पूछता है क्या मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिल सकता हूँ। तो वेरोनिका कहती है कि हाँ हाँ, कि ये ठीक रहेगा, कि मैं बस ऊपर जाके उनको बता के आती हूँ पहले। और तभी दिखाया जाता है कि दे की गाल के कट को। तो वेरोनिका ऐसे देख के शौक हो जाती है, पूछी होती है क्या ये तुम्हारे गाल पे थोड़ा सा कट लगा हुआ है। तो दे बताता है कि हाँ, कि ये कोई बात नहीं है इसकी। तो वेरोनिका कहती है मगर ये कि इससे तुम्हारा इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो। और वेरोनिका उसके गाल के पास अपना हाथ लेके जाती है और वहाँ जाके अपने मैजिक को यूज़ करने लग जाती है, जिससे दिखाया जाता है
कि उसका जो कट होता है वो वहीं ठीक हो जाता है, और वेरोनिका अपनी एक सांस छोड़ते हुए कह रही होती है कि चलो अब सब ठीक है, जबकि रे तुरंत खड़ा होकर पूछने लग जाता है कि ये तुमने कैसे किया। तो वेरोनिका कहती है क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो रे कहता है कि तुमने अभी जस्ट वाइट माना का यूज किया है, और तुम उस वाइट माना की वजह से यहाँ पे लाइट को क्रिएट कर दिया जिसने मुझे हील कर दिया। जबकि वे सोच रहा होता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मगर मैं इस वाइट माना को कभी मूव नहीं कर पाया, कि ये वाइट माना जो है जब ही रिएक्ट करता है जब कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो या फिर कोई अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, कि यही सभी इमोशन है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है और मैं इनको फील नहीं कर सकता। जबकि वेरोनिका सोचते हुए कह रही होती है कि मैंने बस अभी हीलिंग मैजिक को यूज़ किया है, बस इतना ही है, मगर तुम्हारा इससे क्या मतलब है वाइट माना से। तभी रे अपनी और नील की बात याद करता है कि नील ने भी उसे बताया था कि कोई भी मैजिशियन माना को नहीं देख सकता क्योंकि वो विजिबल नहीं होता। तो दे सोच रहा होता है कि यहाँ तक कि कोई मेज भी माना को नहीं देख सकता मगर मैं देख सकता हूँ। तभी वेरोनिका कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारा वाइट माना से क्या मतलब है, या फिर तुम्हारा उस या फिर तुम एलिमेंट के रीजनरेशन के बारे में बात कर रहे हो। तो देव पूछता है क्या। तो वेरोनिका बताती है कि हाँ, जो अभी हम एलिमेंट को यूज करते हैं मैजिक में उसको हम एलिमेंट ऑफ रीजनरेशन कहते हैं, जबकि अधिकतर जो हीलिंग मैजिक होता है वो इसी से यूज होता है, और इसमें हम दो या इससे ज़्यादा एलिमेंट को यूज करते हैं। तो देव पूछता है तो मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं। तो वेरोनिका बताती है कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं मगर उनमें से 20 टाइप होते हैं इनके, जिनको तुम नेचुरल एलिमेंट कह सकते हो। अगर तुम दूसरे भी काउंट करोगे जैसे कि एम्पलीफिकेशन, डिस्टर्बेंस और मैनिपुलेशन और रीजनरेशन, तो इसको मिला के लगभग 100 होंगे। जबकि वे इस चीज़ को सुन के सोच रहा होता है कि मैंने आज बहुत ज़्यादा चीज़ सीख ली है, अगर कैसा रहेगा अगर मैं इसके ग्रैंडफादर से मिल लूँ तो मैं और भी चीज़ों को सीख सकता हूँ। तो रे पूछता है तो क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर वो सेकंड फ्लोर पे हैं। तो वेरोनिका कहती है कि हाँ, क्योंकि वो अभी बीमार है तो इसीलिए वो बेड पे से उठ नहीं सकते, तो वो अधिकतर अपना समय बेड पे ही गुजारते हैं। और वो वहाँ से जाते हुए कह रही होती है क्या तुम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करोगे, मैं कुछ ही देर में अपने ग्रैंडफादर को चेक करके आती हूँ कि वो जग रहे हैं कि नहीं। और वेरोनिका वहाँ से चली जाती है, जबकि वे वहाँ पे उन सभी बुक्स के नाम पढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने सुना था जो बुक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और ये मेरे जैसे हाथों से इनको छूना क्या ये इनकी वैल्यू को कम नहीं कर देगा। अब वो अपने कपड़े हुए कह रहा होता है क्या अब मैं इसके बारे में सोचूं, मैं जब ही नहाया था जब बारिश हो रही थी, और क्या उसको मुझसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा होगा क्योंकि मुझसे इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है, या फिर उसकी जो नाक है वो बेकार है, और या फिर वो मुझको बर्दाश्त कर रही थी। तभी वे टेबल पर रखी हुई बुक्स को देखता है और उनको देख के कह रहा होता है क्या ये कोई बुक्स नहीं है, क्या ये जनरल है। तभी वो एक बुक का नाम पढ़ता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेक्टर, और तभी वो एक और बुक को देखता है जिसमें ब्लैक रेन के बारे में होता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।